वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सो लेट्स स्टार्ट। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो कि एक बीएससी सेकंड ईयर, जीएनएम सेकंड ईयर, इवन पोस्ट बेसिक नर्सिंग में भी एक सब्जेक्ट है। सो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आप सबको पता है डिजीज कंडीशंस आती हैं जो कि हमने एनाटॉमी पढ़ी होती है ऑल द ह्यूमन बीइंग के सिस्टम्स की। सो आज मैं स्टार्ट करूंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम। यू ऑल नो दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आते हैं। नोज, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, लंग्स, एल्वोलाई, ऑल द थिंग्स इंक्लूडिंग इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आज मैं डिस्कस करूंगी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ इन्फेक्शंस के बारे में। सो सबसे पहले उसमें डिजीज कंडीशन आती है एपिस्टेक्सिस। सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज एपिस्टेक्सिस? इट इज द ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। नोज ब्लीडिंग जो होती है उसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। सो गाइज, अब बात आती है कि इसके क्या कॉज है, क्या इसके कारण है कि एपिस्टेक्सिस हो जाता है। सो जो मेजर कॉज है दैट इज द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में जो ब्लड वेसल्स है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से उनके रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। सो उसके कारण वहां पे क्या हो सकता है, एपिस्टेक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग वहां पे हो सकती है। Next thing, any infection in the nose, any trauma in the nose or any blockage in the nose, वो सारे कारण हो सकते हैं एपिस्टेक्सिस के। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताऊं, सो दैट इज द टाइप्स ऑफ द एपिस्टेक्सिस। सो देयर आर द मेनली टू टाइप्स ऑफ एपिस्टेक्सिस। फर्स्ट थिंग इज द एंटीरियर एपिस्टेक्सिस एंड सेकंड वन इज द पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। नाउ एंटीरियर क्या होता है, इसमें क्या है, जो टिप ऑफ द नोज है इसके अंदर जो टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर होने के कारण वहां पे क्या हो जाती है, नोज ब्लीडिंग। एंड पोस्टीरियर दैट इज रिलेटेड टू योर स्कल। स्कल में कोई फ्रैक्चर हो रहा है या फिर इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसके थ्रू भी वहां पे नोज ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट बात आती है कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या है। सो किसी को भी अगर एपिस्टेक्सिस है ऑब्वियसली वहां पे हमें क्या दिखेगा, नोज ब्लीडिंग दिखेगी। हो सकता है उसको चक्कर आए, फेंटिंग हो जाए, हेडेक हो सकती है या फिर वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है अगर वो पोस्टीरियर नोज ब्लीडिंग है। नाउ हम क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करेंगे, ऑब्वियसली फिजिकल एग्जामिनेशन से, हिस्ट्री कलेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि क्या रीजन है एपिस्टेक्सिस का और आपको नोज ब्लीडिंग वहां पे दिख जाएगी और अदर जो साइन है वो भी आप ऑब्जर्वेशन से वहां पे देख सकते हो। लास्ट आती है इसकी मैनेजमेंट। सो एपिस्टेक्सिस की मैनेजमेंट में मेनली नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। सो गाइज, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जो पेशेंट है विद द एपिस्टेक्सिस उसको हम सिटिंग पोजीशन में करेंगे या फिर हम बोल सकते हैं अपराइट पोजीशन में लाना है और उसका नोज पिंच करना है और लीन फॉरवर्ड करना है। दिस इज द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर द एपिस्टेक्सिस। और अगर मैं बात करूं, अगर पोस्टीरियर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, नोज ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, टेम्पोनेट कर सकते हैं, मतलब गॉज पीस की पैकिंग वहां पे कर सकते हैं फॉर द 1 और 2 डेज के लिए। जब तक ब्लीडिंग स्टॉप ना हो तब तक हम वहां पे गॉज पीस की पैकिंग कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, अगर किसी को वहां पे चक्कर आ रहा है या फिर हेडेक हो रही है तो वहां पे एनाल्जेसिक्स हम ड्रग्स यूज कर सकते हैं। सो गाइज, ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक दैट इज द एपिस्टेक्सिस जो कि एक नोज की डिजीज कंडीशन है। सेकंड मैं बात करूं नोज की, सो दैट इज नेक्स्ट जो डिजीज कंडीशन है दैट इज द नेजल सेप्टल डिफेक्ट। नाम से पता चल रहा है नोज का जो सेप्टम है, यू ऑल नो दैट जो सेप्टम है दैट इज द बोन ऑफ द नोज। ये जो ऊपर की बोन है उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम ऑफ द नोज। सो मेनली क्या है, उसमें डेविएशन आ जाती है। नॉर्मली ये बिल्कुल सीधा होता है, अगर वो डेविएटेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेजल सेप्टल डिफेक्ट। सो गाइज, नेजल सेप्टल डिफेक्ट एक तो हो सकता है कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ हो सकता है। सेकंड थिंग हो सकती है कोई ट्रोमा हो रहा है, कोई फ्रैक्चर हो रहा है, उसके कारण वहां पे उसको नेजल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है। थर्ड थिंग मैं बात करूं तो उसको जो साइन एंड सिम्टम है वो क्या क्या दिखेंगे। सो जिसका भी नेजल सेप्टल डिफेक्ट है सबसे पहले प्रॉब्लम उसको तो क्या होगी, स्टिफनेस ऑफ द नोज। आप खुद सोचो, अगर आपकी एक नोज की जो बोन है वो एक साइड को है तो ऑब्वियसली आपको एक नॉस्ट्रिल में क्या दिखेगी, बहुत ही ज्यादा स्टिफनेस आपको फील होगा। एंड सेकंड थिंग, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, रनी नोज हो सकता है, बिकॉज वो क्या करेगा, बार बार आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करेगा। सो दैट्स व्हाई देयर इज द राइनोरिया मतलब रनी नोज। अब बात आती है कि हम इसकी क्या मैनेजमेंट करेंगे। सो गाइज, नेजल सेप्टल डिफेक्ट है, बोन का
फ्रैक्चर हो गया है या फिर बोन ही डेविएट हो गई है, सो हम उसमें करेंगे प्लास्टी, सेप्टोप्लास्टी। मतलब जो आपका सेप्टम ऑफ द नोज है उसकी हम रिपेयर करेंगे, उसको हम बोलते हैं सेप्टोप्लास्टी। और हम फार्मेकोलॉजिकल ड्रग्स दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। सो गाइस आपकी 2 डिजीज कंडीशन फिनिश हो गई है, एपिस्टेक्सिस एंड द नेजल सेप्टल डिफेक्ट। थर्ड थिंग हम देखते हैं राइनाइटिस। सो गाइस व्हाट इज राइनाइटिस? It is an inflammation and infection of the mucous membrane of the nose. आप सबको पता है हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में फ्रॉम द नोज टू द लंग्स वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। सो गाइस उसी म्यूकस मेम्ब्रेन की क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइनाइटिस। सो क्या कॉजेज हो सकते हैं इसके? राइनाइटिस मेनली वायरल डिजीज कंडीशन है। मेनली कौन से वायरस? राइनो वायरस, कोरोना वायरस। सबको पता है कोरोना वायरस क्या है, इन दिनों में वही चल रहा है। इन दिनों में क्या पुराने जो आपका लास्ट ईयर जो गया है वो पूरा कोरोना में आपका गया है, सो आप सबको पता है। सो कोरोना वायरस हो सकता है, राइनो वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। सो ये सारी कॉजेज हो सकते हैं किसके? राइनाइटिस के। अब बात आती है कि इसका क्या क्या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कर सकते हैं। सो गाइज इसमें हम कर सकते हैं स्वैब कल्चर। स्वैब कल्चर से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है। बैक्टीरियल भी हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, और वायरस भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन मैं बात करूं तो वहां पे वायरस की वजह से हो जाता है राइनाइटिस। सो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में स्वैब कल्चर करेंगे। स्वैब स्टिक से हम क्या करेंगे? सैंपल लेंगे। आपने देखा होगा कोविड-19 की सिचुएशन में भी क्या करते थे? स्टिक डालते थे नोज में और उसका सैंपल लेके हम वहां पे आइडेंटिफाई करते थे कि कौन सा वायरस ग्रो कर गया है। सो यही हम सेम चीज यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं साइन एंड सिम्टम के, तो साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले क्या हो सकता है? स्नीजिंग, बिकॉज जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बार बार इरिटेट कर रही है, वहां पे स्नीजिंग हो सकती है। सेकेंड थिंग इज द राइनोरिया हो सकता है, हेडेक होगी, फीवर होगा, चिल्स होगा। नेक्स्ट बात आती है जो राइनाइटिस है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज द एलर्जिक एंड सेकेंड वन इज द नॉन एलर्जिक। एलर्जिक से नाम से पता चल रहा है, एलर्जिक मतलब कोई एलर्जेंस है, वो बार बार इरिटेट कर रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन को और जिसके थ्रू वहां पे इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल डस्ट हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गया, या फिर जो पेट डेंडर्स होते हैं उनकी वजह से वो बार बार म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो रही है? इरिटेट होने की वजह से वहां पे ये डिजीज कंडीशन अराइज हो सकती है। सो गाइज लास्ट आती है आपकी मैनेजमेंट। राइनाइटिस में क्या मैनेजमेंट करेंगे? सो इसमें मेनली जो होम रेमेडीज है वो आप यूज कर सकते हो। वार्म वाटर के गार्गल्स करने हैं, स्टीम इनहेलेशन लेना है, सॉल्ट वाटर के गार्गल्स कर सकते हैं, बिकॉज आपको सोर थ्रोट भी हो सकता है। आप सबको पता है जब भी हमें कोल्ड होना हो हमें सबसे पहले गले में दर्द हो जाती है, बिकॉज देयर इज द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इन अवर थ्रोट। सो उसके बाद वहां पे रनी नोज, हेडेक, फीवर, चिल्स, मैलेस, ज्वाइंट पेन, मसल पेन, ये सारे क्या है? इसके साइन एंड सिम्टम है। सो इसकी मैनेजमेंट के लिए हमने क्या क्या चीजें यूज करनी है? फर्स्ट वन आता है आपका एंटीपायरेटिक, पायरेटिक जो कि आपके फीवर को रिलीफ करेंगी। सेकंड थिंग आती है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक आप सबको पता है पेन को रिलीफ करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है नसेड्स। नसेड्स और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं वो मेनली यूज में लेते हैं हम फॉर रिड्यूस द इन्फ्लामेशन एंड ऑल्सो द पेन के लिए भी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड और नसेड्स वहां पे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इबोब्रोफिन। इबोब्रोफिन क्या है? एक नसेड्स का एग्जाम्पल है। और होम रेमेडीज में अगर मैं आपको बताऊं तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, बार बार उस पेशेंट को बोलना है कि फ्लूइड ले, पानी पे, मतलब पानी पीने के लिए हमने उसको बोलना है। और मेनली हमने उसको बोलना है अवॉइड करने हैं जितने भी उसके अलर्जेंस हैं उनको अवॉइड करना है। मतलब जो उसका एनवायरमेंट है वो पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, ताकि जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बार बार इरिटेट ना हो। So this is the third disease condition of the upper respiratory tract, that is the rhinitis. Now comes on the fourth disease condition, that is the pharyngitis. Pharyngitis नाम से पता चल रहा है it is an inflammation and infection of the pharynx. Pharynx क्या है? एक आपका पाथवे है रेस्पिरेटरी ट्रैक का। उसमें 3 टाइप्स के फेरिंग्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरेंजोफेरिंग। नेजोफेरिंग जो कि नोज से अटैच है, ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी से अटैच है, लेरेंजोफेरिंग्स दैट इज अटैच विद द लैरिंक्स। लैरिंक्स जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। सो गाइस फेरेंजाइटिस की अगर मैं बात करूं, सो फेरेंजाइटिस किन कारण की वजह से हो सकता है? सो मेनली जो उसमें
सोर थ्रोट है, और सोर थ्रोट में ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया है वो ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से सोर थ्रोट के साथ साथ वहां पे हमें फेरेंजाइटिस की कंडीशन भी हो जाती है। सो इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन होगी इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द फेरेंक्स। नेक्स्ट थिंग आती है फेरेंजाइटिस के कॉजेज। कॉजेज मैंने आपको बता दिया, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि एक बैक्टीरिया है, ग्रो कर जाता है, उसकी वजह से फेरेंक्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। थर्ड थिंग मैं आपसे अगर डिस्कस करूं, सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम फॉर द फेरेंजाइटिस। सो फेरेंजाइटिस में मेनली क्या होगा, देखो इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, ऑब्वियसली वहां पे फीवर होगा, चिल्स होगा, मैलिस होगा, ज्वाइंट पेन होगा, मसल पेन होगा। नेक्स्ट थिंग आती है, सो देयर इज द हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, बिकॉज मैंने आपको बताया दैट इज ऑल्सो अटैच विद द लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है, फेरिंक्स का एक टाइप है, मतलब ये आप बोल सकते हो एक पार्ट है जो कि लैरिंक्स के साथ भी अटैच होता है पोस्टीरियरली। सो गाइज वहां पे क्या हो सकता है, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, सोर थ्रोट रहेगा, फीवर जो कि मैंने आपको पहले बता दिए, और वहां पे हो सकता है हेडेक, मसल पेन, ज्वाइंट पेन, ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, फेरेंजाइटिस से। देयर इज ऑल्सो द कॉमन कोल्ड एंड रनी नोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइनोरिया, स्नीजिंग, स्टिफनेस ऑफ द नोज और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज। सो ये सारे कोलैबोरेट करके इसके साइन एंड सिम्टम हो गए। फोर्थ थिंग आती है इसकी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द हिस्ट्री टेकिंग। सो हिस्ट्री टेकिंग में हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया सोर थ्रोट में जो ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है वो वहां पे ग्रो कर जाता है। सो अगर किसी की पास्ट हिस्ट्री में किसी को सोर थ्रोट हुआ है जिसमें ये इन्फेक्शन, मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये ग्रो कर गया है, सो गाइस इट मीन्स कि उसको उसकी वजह से क्या हुआ है, फेरेंजाइटिस हुआ है। सबसे पहले हमने हिस्ट्री टेकिंग कर ली। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने क्या करना है, उसकी एक तो लंग साउंड सुननी है। लंग साउंड क्यों सुननी है, बिकॉज हो सकता है फेरेंजाइटिस ने आगे इन्फेक्शन करके पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्टेड कर दिया है। वहां पे क्रैकल साउंड, वीजिंग साउंड, ये सारी सुनाई दे सकती हैं इफ देयर इज द ब्लॉकेज इन द ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई। नेक्स्ट थिंग, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, स्नीजिंग दिख जाएगा आपको, कफिंग दिख जाएगा, सोर थ्रोट वो खुद बता देगा कि हाँ, सब्जेक्टिव डाटा हो जाएगा कि हाँ मेरे को इतने दिन से गले में दर्द हो रहा है। और क्या कर सकते हो आप, करोगे थ्रोट स्वैब कल्चर, मतलब जो थ्रोट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां से आप सैंपल लोगे, उसके थ्रू वहां पे आप डिटेक्ट करोगे कि कौन सा बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर गया है। और आप क्या कर सकते हो, वहां पे पल्स ऑक्सीमीट्री से SpO2 चेक कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है उसको रेस्पिरेटरी, उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो, सो SpO2 चेक कर सकते हैं। और हम फाइंडिंग्स के लिए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं कि कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज तो नहीं है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कोसिस की कंडीशन अराइज तो नहीं होगी है। सो ये सारे क्या थे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट लास्ट मेजर इंपॉर्टेंट, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ द फेरेंजाइटिस। सो मैनेजमेंट की मैं बात करूं, सो इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल ग्रोथ है, सो गाइस हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक, लिथ्रोमाइसिन, अमॉक्सिसिलिन, ये सारे क्या है, एंटीबायोटिक है जो कि हम फेरेंजाइटिस की कंडीशन में दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, वहां पे हम देंगे एनाल्जेसिक, बिकॉज उसको क्या है, थ्रोट पेन है, एनाल्जेसिक नसेड्स हम दे सकते हैं, इबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन वहां पे दे सकते हैं। थर्ड थिंग आती है एंटीपायरेटिक फॉर द फीवर, फीवर के लिए हम पैरासिटामोल दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, और क्या क्या, मसल पेन, ज्वाइंट पेन, फीवर, हेडेक, इन सब के लिए एनाल्जेसिक एंड ऑल्सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बैक्लोमिथाजोन, डेक्सामिथाजोन वहां पे प्रोवाइड करेंगे टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट डिजीज कंडीशन आती है, फेरेंजाइटिस हो गया आपका, ऊपर हमने सेप्टल डिफेक्ट पढ़ा, उसके ऊपर हमने एपिस्टेक्सिस पढ़ा, फेरेंजाइटिस पढ़ लिया, राइनाइटिस पढ़ लिया। अब आती है बात लेरेंजाइटिस की। लेरेंजाइटिस मतलब लेरिंग्स की इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, या फिर आप बोल सकते हो जो वॉइस बॉक्स है, जो वॉइस प्रोड्यूस करता है, जिसमें वोकल कॉर्ड प्रेजेंट रहती हैं, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है और वहां पे कोई इन्फ्लामेशन हो गया। सो गाइज याद रखना, जो लेरेंजाइटिस है वो मेनली हो सकता है अगर किसी को फेरेंजाइटिस है। फेरेंजाइटिस
आगे आगे बढ़ के कर सकता है लेरेंजाइटिस। और ऑब्वियसली अगर लेरेंजाइटिस की कंडीशन हो गई है तो उसका भी जो बैक्टीरिया है या वायरस है वो राइनो वायरस भी हो सकता है, एडिनो वायरस भी हो सकता है, कोरोना वायरस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस ऑल्सो। एंड अगर बैक्टीरिया की बात करूं सो देयर इज द स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सारे बैक्टीरिया कोलैबोरेट करके वहां पे कॉज कर सकते हैं लेरेंजाइटिस की कंडीशन को। सो नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम फॉर द लेरेंजाइटिस। सो लेरेंजाइटिस में मैं मेन एक ही साइन बोलूंगी, दैट इज द हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस। खड़खड़ आवाज आएगी बिकॉज उसका जो लेरिंग्स है, जो वॉइस बॉक्स है वो इन्फ्लेम्ड हो गया है, मतलब इन्फ्लामेशन वहां पे हो गई है। सो या तो कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच भी हो सकता है, ठीक है, लॉस ऑफ स्पीच हो सकता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, फीवर, चिल्स, मैलिस, मसल पेन, ये तो सारे चलेंगे बिकॉज पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सारे साइन एंड सिम्टम दिखते ही दिखते हैं। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सेम थिंग, थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री से चेक करेंगे, स्पायरोमेट्री वहां पे कर सकते हैं, और हम वहां पे उसको स्पीच के लिए बोल सकते हैं, लाइक उसकी स्पीच को असेस करने के लिए हम उसको स्पीकिंग के लिए बोलेंगे कि बोल के दिखाओ। तब हमें पता चलेगा कि जो लेरेंजाइटिस है वो कितना मतलब एग्जाग्रेटेड हो गया, कितना ज्यादा बढ़ गया है। लास्ट में मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट में सेम थिंग, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, और हाँ इसमें एक प्रिवेंशन में नहीं सॉरी, इसकी जो रिहेबिलिटेशन एक थेरेपी है उसमें हम स्पीच थेरेपी हम पेशेंट को दे सकते हैं ताकि उसको अच्छे से वो बोल सके। नेक्स्ट disease condition, that is the tonsillitis. Tonsillitis it means inflammation, infection of the tonsils. जितने भी टॉन्सिल्स हैं उनकी इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो जाता है। दैट इज ऑल्सो सेम, मतलब जो उसके साइन एंड सिम्टम है, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन है, मैनेजमेंट है, वो सारे सेम करके हैं, किससे, जो आपका ये जो लेरेंजाइटिस है। सो गाइज एट द एंड में आपसे डिस्कस करूंगी नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आते हैं, नर्सिंग डायग्नोज एंड द नर्सिंग इंटरवेंशन। सो गाइज कोलैबोरेट करके बता रही हूं मैं आपको, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जितने भी हमने इन्फेक्शन पढ़े उनको कोलैबोरेट करके आप वहां पे क्या नर्सिंग डायग्नोज बना सकते हो। सो फर्स्ट जो नर्सिंग डायग्नोज है वो बना सकते हो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन या फिर रिलेटेड टू एनी बैक्टीरिया। सो फर्स्ट डायग्नोज हो गया आपका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। सेकेंड थिंग आता है आपका पेन रिलेटेड टू द इन्फ्लामेशन एंड द इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज मैंने आपको बताया था पेन सब में प्रेजेंट रहेगी, बिकॉज वहां पे क्या हो गया है, जो इन्फेक्शन है वो ग्रो कर गया है। थर्ड थिंग आती है, सो देयर इज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू, या फिर आप बोल सकते हो रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्यों, अगर उसके जो नॉस्ट्रिल है वहां पे कोई पॉलिप्स हो गया है, कोई ट्रोमा हो गया है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसको ऑब्वियसली वहां पे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग रहेगी। फोर्थ थिंग आती है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन, एंड द लास्ट वन इज द नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ रेजिमेन। सो ये सारे क्या थे इसके नर्सिंग डायग्नोज। और नर्सिंग इंटरवेंशन में सबसे पहले रहेगा असेस ऑल द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। सेकेंड थिंग गिव कंफर्टेबल पोजिशन टू द पेशेंट। तो थर्ड थिंग हम वहां पे क्या कर सकते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स के लिए पेशेंट को एडवाइस करेंगे। फोर्थ थिंग वहां पे हम जो सॉल्ट के गार्गल्स है वो करने के लिए बोलेंगे, एंड जितने भी अलर्जेंस हैं उनसे दूर रहने के लिए बोलना है, और जितनी भी मेडिकेशन जो डॉक्टर ने लिखी है वो अच्छे से लेनी है। सो गाइज इफ यू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय। Guys, if you like my video, please share, if you like my video, please share, subscribe with your friends. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो हमने पिछले हफ्ते क्या चीज पढ़ी थी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन, जिसमें हमने फेरेंजाइटिस, लेराइंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एंड एपिस्टेक्सिस पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस क्या है, इट इज एन इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब। जो ट्यूब क्या करती है, आपका एयर पैसेजवे का काम करती है फ्रॉम द नोज टू द लंग्स। नाउ क्वेश्चन इज अराइज कि जो ब्रोंकाइटिस है वो किसके थ्रू फैलता है या इसके कॉजेटिव फैक्टर क्या है। सो मेनली वायरसेस, बैक्टीरिया,
ये दो मेन रीजन है फॉर द ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट बात आती है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस, अक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है, जो कि एक शॉर्ट टाइम के लिए चल रहा है, लाइक कोल्ड, फीवर, इन चीजों की वजह से उसको क्या हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया है। मतलब जो ब्रोंकियल ट्यूब है उसमें इरिटेशन हो रही है और वहां पे इन्फ्लामेशन कॉज हो रही है। सेकंड थिंग इज द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इट मींस उसको क्या है, परसिस्टेंट कफ हो रहा है या परसिस्टेंट कोई डिजीज कंडीशन है लंग से रिलेटेड, वो चलती आ रही है, जिसके थ्रू जो ब्रोंकियल ट्यूब है वो इरिटेट होने की वजह से वहां पे स्वेलिंग हो रही है। सो ये क्या थे, इसके टाइप्स थे। नेक्स्ट बात आती है कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं या कौन से अदर कॉजेज हैं जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाता है। सो स्मोकिंग, ज्यादा ओवर पॉल्यूशन में जाने से या ज्यादा स्मोक वाले एरिया में काम करने से, एयर पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, अल्कोहल से हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन से ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट थिंग आती है व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम फॉर द ब्रोंकाइटिस। सो साइन एंड सिम्टम में गाइस सबसे पहले वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा क्रॉनिक कफ वहां पे देखने को मिलेगा, ड्राई कफ देखने को मिलेगा और वहां पे मेनली डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि जो ब्रोंकियल ट्यूब है मैंने आपको बताया कि वो एयर पैसेजवे का काम करती है। सो बिल्कुल नैरो होने की वजह से वहां पे उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है। वीजिंग साउंड क्यों आएगी, क्योंकि जो ट्यूब है वो बहुत नैरो हो गई है, जिसके कारण जब वो सांस लेगा या छोड़ेगा तब एक सीटी की तरह आवाज आएगी। नेक्स्ट थिंग वहां पे फटीग हो सकती है, फीवर, चिल्स, चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेस, ब्लॉक और रनी नोज जिसको हम क्या बोलते हैं, राइनोरिया। सो ये क्या थे सारे साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट थिंग आती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर द ब्रोंकाइटिस। सो सबसे पहले हम वहां पे करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। सो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम असेस करेंगे कि उसको क्या क्या चीजें वहां पे देखने को मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नीजिंग, डिस्निया, ये सारी चीजें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा से हम ले सकते हैं। सेकंड थिंग हम वहां पे करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन एंड थर्ड थिंग इज द चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे क्यों करेंगे, क्योंकि चेस्ट एक्सरे में आपको दिख जाएगा कि ब्रोंक्यूल्स कहाँ से कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए या कहाँ से मेनली नैरो हुए हैं। और क्या कर सकते हो वहां पे, पल्स ऑक्सीमेट्री, बिकॉज पल्स ऑक्सीमेट्री से आपको SpO2 का लेवल पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है इन द लंग्स वो कितनी है, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है लंग्स में, जो कि नॉर्मल होना चाहिए 95 to 100%। पल्मनरी फंक्शन टेस्ट वहां पे कर सकते हैं, स्पायरोमेट्री एक्सरसाइजेस वहां पे कर सकते हैं, द लास्ट वन इज द ब्रोंकियोस्कोपी हम वहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं व्हाट आर द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट फॉर द ब्रोंकाइटिस। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, सो हम वहां पे देंगे एंटीबायोटिक्स हम देंगे। नेक्स्ट थिंग इज द ब्रोंकियोडाइलेटर, बिकॉज ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकियल जो ट्यूब है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, वो नैरो हो गई है, सो उसको डायलेट करने के लिए हम वहां पे देंगे ब्रोंकियोडाइलेटर। कफ मेडिसिन दे सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया कफ क्या हो रहा है, उसको बार बार आ रहा है। आईवी फ्लूइड्स हम दे सकते हैं उसको, म्यूकोलाइटिक एजेंट दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम प्रोवाइड करेंगे एंड बेड रेस्ट के लिए हम उसको मेनली बोलेंगे। लास्ट थिंग आती है व्हाट आर द नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द ब्रोंकाइटिस। सो गाइस इसमें सबसे पहला जो डायग्नोज है दैट इज द इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जो उसका ब्रीदिंग पैटर्न है वो बिल्कुल ही अल्टर्ड हो जाएगा क्योंकि उसको ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है। सेकंड थिंग क्या होगा वहां पे, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। क्यों, बिकॉज जो कफ है वो वहीं पे ही स्टक हो गया है, जिसकी वजह से जो उसका एयरवे है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। थर्ड थिंग इज द सेल्फ केयर डेफिसिट। सेल्फ केयर डेफिसिट मतलब वो खुद की एक्टिविटीज को नहीं कर पाएगा, अपनी सेल्फ केयर लाइक टूथब्रश हो गया, पर्सनल हाइजीन हो गया, वो सारी चीजें नहीं कर पाएगा बिकॉज उसको क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। फोर्थ थिंग आ सकती है वहां पे एक्टिविटी इंटॉलरेंस ड्यू टू फटीग। उसको बार बार घबराहट हो रही है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कफ बार बार उसको इरिटेट कर रहा है, सो वहां पे फटीग की वजह से उसकी एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो जाएगी। सो गाइस लास्ट में हम देखते हैं ब्रोंकाइटिस की नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या क्या चीजें करेंगे, असेस करेंगे कंडीशन ऑफ द पेशेंट। सेकंड थिंग इज द असेस द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। थर्ड थिंग प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। कौन सी पोजीशन हम देते हैं फॉर द डिस्निया और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फाउलर पोजीशन और सेमी फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट थिंग चेंज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट
प्राइडिकली, मतलब जैसे जैसे उसको नीड है वैसे ही हमने उसकी जो पोजीशन है वो चेंज करते रहना है। मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, यूज ऑफ ऑक्सीजन मास्क इफ देयर इज एनी डिस्निया। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए हमने उसको बोलना है रेफर टू द फिजियोथेरेपिस्ट। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो टैपिंग परकशन के थ्रू जितना भी कफ अंदर इकट्ठा हुआ है उसको एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हैं। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, क्यों? बिकॉज उसको बहुत ज्यादा फटीग हो रही है, घबराहट हो रही है, तो उसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी नीड होती है। प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, हमने पेशेंट को बताना है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या फर्दर इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो गाइस लास्ट में हम देखते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस में क्या क्या हो सकता है। एस्थमा की कंडीशन अराइज हो सकती है, वहां पे ब्रोंकियोटियासिस हो सकता है और ट्यूबरोक्लोसिस वहां पे हो सकता है एंड ऑल्सो द सिनोसाइटिस। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन हम पढ़ेंगे एस्थमा के बारे में। एस्थमा क्या है? इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है एयरवे का, जिसमें क्या हो जाता है, जो एयरवे है हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है एयरवे का, और जिसके थ्रू वहां पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं, व्हीजिंग साउंड, कफ एंड द डिस्निया। नेक्स्ट थिंग आती है कि क्या क्या ट्रिगर्स हैं एस्थमा के। सो एस्थमा को ट्रिगर करने वाले, ट्रिगर मतलब बढ़ाने वाले क्या क्या वहां पे कॉजेज रह सकते हैं। सो वहां पे डस्ट, पेट्स का जो डेंडर्स होते हैं वो हो सकता है, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, पोलन, बग्स इन द होम, केमिकल फ्यूम्स, कोल्ड एयर, फंगस स्पोर्स, डस्ट पार्टिकल, स्मोकिंग, स्ट्रॉन्ग डिओड्रेंट्स, ये सारी चीजें क्या कर सकती हैं, जो एस्थमेटिक पेशेंट है उसकी जो एपिसोड्स हैं या रिकरेंट्स जो एपिसोड्स आते हैं उनको इंक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट बात आती है कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ द एस्थमा। सो गाइस देयर आर मेनली 5 और 6 टाइप्स ऑफ एस्थमा। फर्स्ट टाइप है एलर्जिक एस्थमा। एलर्जिक एस्थमा दैट इज कॉज्ड बाय द स्पेशल अलर्जन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, कोई पोलन ग्रेन से किसी को एलर्जी है, किसी को डेंडर से एलर्जी है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जिक एस्थमा। नॉन एलर्जिक एस्थमा, नॉन एलर्जिक एस्थमा वो एस्थमा है जो बिना एलर्जी के, मतलब उसको क्या हो रहा है, कोई भी एलर्जन नहीं वहां पे अटैक कर रहा है, बट एनवायरमेंट में जो भी वहां पे डस्ट हो सकती है उसके थ्रू वहां पे क्या हो रही है, उसको एस्थमा की कंडीशन अराइज हो रही है। थर्ड वन आता है आपका मिक्स्ड एस्थमा। मिक्स्ड एस्थमा क्या है, बोथ कंबाइंड है, किसका, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक का। फोर्थ वन आता है आपका कफ वेरिएंट एस्थमा। कफ वेरिएंट एस्थमा दैट इज रिलेटेड टू द ड्राई कफ। इट मीन्स उसको क्या होगा, बार बार एपिसोड आएंगे कफिंग के। फिफ्थ वन आता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। एक्सरसाइज इंड्यूस, नाम से पता चल रहा है कि जब जब वो एक्सरसाइज करेगा, हैवी एक्सरसाइज करेगा, दैट टाइम उसको एस्थमेटिक अटैक्स आ सकते हैं। नेक्स्ट वन है नॉक्टर्नल अस्थमा। नॉक्टर्नल अस्थमा क्या होता है, नाइट के टाइम पे उसको क्या है, एस्थमेटिक एपिसोड्स आएंगे, कफिंग होगा, व्हीजिंग साउंड्स आएंगी एंड डिस्निया की प्रॉब्लम होंगी। एंड द लास्ट वन इज द ऑक्यूपेशनल एस्थमा। ऑक्यूपेशनल एस्थमा रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशनल वर्कर्स। जो जितने भी वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, उनमें जितने भी लाइक स्मोक्स होता है, फार्मिंग करते हैं या फिर वुड वर्किंग करते हैं, उनको ये एस्थमा देखने को मिलता है। सो ये सारे क्या थे, एस्थमा के टाइप्स। नेक्स्ट बात आती है व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम फॉर द एस्थमा। सो मेनली देयर आर 3 क्लासिकल साइन फॉर अस्थमा। फर्स्ट वन इज द व्हीजिंग, सेकंड वन इज द डिस्निया एंड थर्ड वन इज द कफ। वेरिएंट कफ वहां पे देखने को मिलेगा। चेस्ट टाइटनेस होगी, क्योंकि जो कफ है वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होने की वजह से जो चेस्ट है उसकी वॉल्स को बहुत ज्यादा टाइट कर देगा। नेक्स्ट थिंग आती है एक्सपायरेशन में भी प्रोलॉन्ग, मतलब वो इंस्पायरेशन तो अच्छे से कर लेगा, बट जब वो सांस छोड़ेगा तो उसको वहां पे फोर्स, मतलब बहुत ज्यादा उसको ताकत लगानी पड़ेगी। सिक्रीशन जो है वो मे बी व्हाइट भी हो सकती हैं, येलो भी हो सकती हैं, थिक भी हो सकती हैं, अकॉर्डिंग टू द बैक्टीरियल ग्रोथ, और वो मैं बोल सकती हूँ कि कितना ज्यादा वहां पे इन्फेक्शन हो गया या कितना ज्यादा बुरी कंडीशन वहां पे हो गई है। नेक्स्ट थिंग आती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद व्हाट आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर द एस्थमा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग किस चीज की करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया एलर्जी हो सकती है उस पेशेंट को किसी चीज से, सो हम एलर्जन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके थ्रू उससे क्वेश्चंस पूछेंगे कि हाँ आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। सेकेंड थिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। सो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ऑब्जर्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, विजिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कफिंग के कलर को जो स्पुटम का जो कलर है उसको हम असेस कर सकते हैं, एंड ऑल्सो द
जो डिस्निया है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वो भी हमें वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इट मींस हम कैपेसिटी चेक करेंगे लंग्स की। नेक्स्ट थिंग इज द चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे क्यों करेंगे? बिकॉज अस्थमा के क्या है, हाइपर एक्टिवेशन हो रहा है एयरवे का। सो गाइस चेस्ट एक्सरे में जो जितना भी जो एल्वोलाइज है वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेम्ड मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा वहां पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। एबीजी करेंगे। एबीजी क्यों करेंगे? बिकॉज आर्टियल ब्लड गैसेस के थ्रू हमें पता चलेगा इज देयर इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अलर्जिक स्किन टेस्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज अलर्जिक स्किन टेस्ट से हमें पता चलेगा कि उसको किसी मेडिसिन से तो नहीं एलर्जी है। एंड लास्ट वन इज द ब्लड लेवल ऑफ द एसिनोफिल्स एंड द IgE। बिकॉज जो अलर्जिक जो रिएक्शन होता है उसमें आपकी इम्यूनोग्लोबिन जो काम करती है दैट इज द IgE। सो ये सारे क्या था, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। नेक्स्ट थिंग आती है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस फॉर द एस्थमा। सो गाइज वहां पे हो सकता है रिब फ्रैक्चर, बिकॉज मैंने आपको बताया उसका हाइपर एक्टिवेशन हो रहा है उसके एयरवे का। सो उस हाइपर एक्टिवेशन की वजह से वहां पे रिब फ्रैक्चर हो सकता है। नीमोथोरेक्स। नीमोथोरेक्स इट मींस जो थोरेसिक कैविटी है उसमें एयर फिल हो सकती है। एटीलैक्टेसिस, हाइपर एक्टिवेशन की वजह से वहां पे कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स भी हो सकती है। निमोनिया, इंफेक्शन हो सकता है लंग्स में। एंड स्टेटस अस्थमैटिक्स, मतलब उसको क्या हो सकता है, एपिसोड्स हो सकते हैं रिकरेंट किसके, एस्थमा के। नेक्स्ट थिंग आती है व्हाट आर द मैनेजमेंट फॉर द एस्थमा। सो मैनेजमेंट फॉर अस्थमा के लिए हम एक मतलब एक पैटर्न यूज करेंगे। एस्थमा का जो भी स्पेलिंग है उसके थ्रू हम उसकी ट्रीटमेंट भी याद कर सकते हैं। जैसे ए से हम देंगे वहां पे कौन सी, एडनर्जिक ड्रग्स, जो क्या करती हैं, जो ब्रोंकियल्स की जितनी भी सिक्रीशंस है उनको कम करेगी और उसको डायलेट करने में हेल्प करेगी। सेकंड थिंग इज द एस्थमा। एस स्टैंड फॉर द स्टीरॉइड। स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। थर्ड थिंग इज द T stand for the थियोफाइलिन। नेक्स्ट थिंग इज द H stand for the हाइड्रेशन। हमने उसका हाइड्रेशन भी मेंटेन करके रखना है बिकॉज जितना भी उसमें कफ है वो अच्छे से एक्सपेल आउट हो जाए। M फॉर मास्क ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हमने उसको क्या करना है, डिस्निया के लिए हमने मास्क ऑफ ऑक्सीजन वहां पे यूज करना है। एंड एस्थमा M stand for the mask and last one is the A stand for the एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक क्या होते हैं, जितनी भी सिक्रीशंस है एयरवे में उसको रिलीव करने में हेल्प करते हैं। सो ये क्या थी ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द एस्थमा, जो कि आप एस्थमा के थ्रू ही आप याद रख सकते हो। लास्ट थिंग आती है एस्थमा में नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ द एस्थमा। सो नर्सिंग डायग्नोसिस में सबसे पहला क्या बनेगा, वहां पे इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू द एक्सपायरेटरी एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। जितना भी वहां पे कफ है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से जो उसका एयरवे है वो क्लियर नहीं है। सेकंड, इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द डिस्निया। उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, कफिंग उसको एक्सेसिव हो रही है, इसलिए उसका जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से नहीं ले पा रहा है। थर्ड थिंग आ सकती है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीदिंग पैटर्न क्यों, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, विजिंग साउंड वहां पे हो रही है, ड्राई कफ वहां पे हो रहा है। सो जितना भी ब्रीदिंग पैटर्न है वो अल्टर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग आती है एक्टिविटी इंटॉलरेंस। एक्टिविटी इंटॉलरेंस वही सेम चीज, उसको नॉक्टर्नल अस्थमा हो सकता है, ऑक्यूपेशनल हो सकता है। सो उसके थ्रू उसको क्या होगी वहां पे, एक्टिविटी इंटॉलरेंस। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द एस्थमा एंड द ब्रोंकाइटिस। Thank you so much. I hope you like the video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. बड़े शहरों में ये छोटी बातें माफ नहीं, सब चुप अब शेरनी दहाड़ेगी, चुप सुन शेरनी दहाड़ेगी, सब चुप अब शेरनी दहाड़ेगी, चुप शेरनी शेरनी। Hey everyone, welcome back to my channel Nursing Tech Jyoti. So guys, today I am going to discuss about the another lower respiratory tract disorder. आप सबको पता है मैंने पहले भी इससे रिलेटेड वीडियो डाली हैं जिसमें मैंने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिजीज मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया प्लीज़ आप मेरी वीडियो को चेक कर सकते हो। सो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एम्फाइसीमा के बारे में। व्हाट इज एम्फाइसीमा? इट इज एन डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वोलाइज सैक, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ द एम्फाइसीमा। सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा। फर्स्ट वन इज द सेंट्री एसिनार। व्हाट इज सेंट्री एसिनार? की जो सेंट्रल लोब होती है लंग्स की वो वहां पे क्या हो गई है, बिल्कुल डिस्ट्रक्ट हो गई है, डैमेज हो गई है।
यू ऑल नो दैट राइट लंग्स में 3 लोब्स प्रेजेंट रहती हैं एंड द लेफ्ट लंग में 2 लोब्स प्रेजेंट रहती हैं. दैट्स वाई जो लेफ्ट लंग है वो छोटा रहता है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, जो हार्ट है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. सेकेंड टाइप है इसका पेननेसिनार. व्हाट इज पेननेसिनार? इट इज इन्वॉल्व द लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स. लोअर लोब इट मीन्स राइट और लेफ्ट की जो लास्ट वाली जो लोब है वो वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती हैं, डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं. नेक्स्ट टाइप है इसका पैरासेप्टल. पैरासेप्टल it means it is localized along with the pleura. What is pleura? Pleura is the cavity जो जिसकी जो layers हैं that is the visceral and the parietal pleura. visceral inside वाली रहती है और outside वाली pleura. next type है mixed. mixed मतलब वो lower में भी हो सकता है, upper lobe में भी हो. Now comes to the causes of the emphysema. So most common cause क्या रहता है एम्फाइसीमा का? स्मोकिंग. और इसी वजह से ये मेनली मेल्स में पाया जाता है, बिकॉज जो मेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं स्मोकिंग के. नेक्स्ट है केमिकल फ्यूम्स. केमिकल फ्यूम्स भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट कर सकता है एल्वोलाई सैक को. थर्ड वन इज द डस्ट. पोलन ग्रेन. कोई भी एलर्जेंस है वो बार बार इरिटेट करके जितनी भी लाइनिंग है लंग्स की उसको डैमेज कर सकता है. एयर पॉल्यूशन. एनी डेफिशिएंसी ऑफ द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन, जो प्रोटीन हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है. सो ये सारे ओवरऑल क्या थे? causes of the emphysema. Next one is the sign and symptom related to the emphysema. So first one is the coughing. वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिंग कफ वहाँ पे देखने को मिलेगा. Second one is the dyspnea. Dyspnea is the difficulty in breathing. Third one is the fatigue, dizziness, wheezing sounds. And there is the barrel chest. Barrel chest मतलब उसकी जो चेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा उभरी हुई वहाँ पे देखने को मिलेगी. लेथर्जी होगा. इंसोम्निया मतलब उसको रात को नींद नहीं आएगी ड्यू टू द प्रोडक्टिव कफ. Next we'll discuss about the what are the diagnosis about the emphysema. So diagnosis में सबसे पहले हम वहाँ पे करेंगे history taking. Second one is the physical examination. Physical examination में हम क्या क्या चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं? वहाँ पे हम देख सकते हैं साइनोसिस की कंडीशन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड और टिश्यू. सेकेंड थिंग हम वहाँ पे देख सकते हैं बैरल चेस्ट. जो उभरी हुई चेस्ट है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है. अनदर थिंग आती है आप वहाँ पे CBC काउंट कर सकते हो, ब्लड कल्चर कर सकते हो, चेस्ट एक्सरे वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो. PFT पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट जिसमें हम क्या करते हैं, जो स्पायरोमीटर है वो यूज़ करके हम टोटल जो लंग की कैपेसिटी है वो हम वहाँ पे चेक करते हैं. और मेनली जो एम्फाइसीमा है उसमें जो ब्रीदिंग साउंड होती है पेशेंट की वो बिल्कुल ही डिमिनिस्ड मिलती है, बिकॉज आप सबको पता है जो एल्वोलाई है वो मेन पार्ट रहता है गैसियस एक्सचेंज का, जिसके थ्रू क्या होता है जो ऑक्सीजन है वो इनहेल होके लंग्स तक जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है जो कि पूरे ब्लड में जो प्योरीफाई होने के लिए लंग्स में जाती है वो एक्सपेल आउट होके बाहर निकल जाती है. सो मेन जो पार्ट है लंग्स का दैट इज द एल्वोलाई. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट रिलेटेड टू द एम्फाइसीमा. सो सबसे पहले मैंने आपको मोस्ट कॉमन कॉज बताया था स्मोकिंग. तो स्मोकिंग को क्या करना है, स्टॉप करना है, अवॉइड करना है, कोई चेन स्मोकर के सामने नहीं जाना है. सेकेंड थिंग है गिव्स बैलेंस डाइट टू द पेशेंट. ब्रोंकियोडाइलेटर. ब्रोंकियोडाइलेटर क्यों देने हैं? बिकॉज जो उसके ब्रोंक्यूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो गए हैं, उनको डायलेट करना पड़ेगा, जिसमें एग्जांपल आता है एल्बिट्रोल. नेक्स्ट वन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आती हैं जिसमें एग्जांपल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड. कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम वहाँ पे दे सकते हैं. एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक क्यों? बिकॉज जो एल्वोलाई है अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया तो हम वहाँ पे एंटीबायोटिक ड्रग्स भी दे सकते हैं. ऑक्सीजन थेरेपी. ऑक्सीजन थेरेपी टू रिड्यूस द डिस्निया कंडीशन. सर्जरी हम वहाँ पे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द एम्फाइसीमा. मैंने आपको बताया टाइप्स में सेंट्रल हो सकता है, पेन हो सकता है या फिर जो लोअर लोब में है. सो अकॉर्डिंग टू द लोब्स ऑफ द लंग्स हम वहाँ पे सर्जरी परफॉर्म करेंगे. जिस सर्जरी का नाम है लोबेक्टमी. लोबेक्टमी इट मीन्स रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड लोब या फिर डैमेज्ड लोब. लास्ट विल डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द एम्फाइसीमा. सो एम्फाइसीमा जिसको भी होता है उसको चांसेस रहते हैं कोर पल्मोनर होने के. व्हाट इज कोर पल्मोनर? इसमें क्या रहता है जो राइट हार्ट है वो बिल्कुल ही एनलार्ज हो जाता है. राइट हार्ट इट मीन्स जो राइट हार्ट की जो साइड्स रहती हैं, वेंट्रिकल जो आर्टरिया है वो बिल्कुल ही एनलार्ज हो जाता है बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड वहाँ पे फिल हो जाता है. नेक्स्ट वन इज द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है. एंड द लास्ट वन इज द नीमोथोरेक्स. व्हाट इज नीमोथोरेक्स? इट इज द एयर फिल्ड इन द थोरेसिक कैविटी.
Now comes on the second disease condition, that is the emphyema. What is emphyema? It is an pus collection in the pleural cavity. Pleural cavity जो क्या करती है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, जिसके अंदर नॉर्मल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, बट जब वो एक्सीड कर जाता है या फिर जब उसमें बहुत ज़्यादा पस कलेक्शन हो जाती है, उस डिजीज कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फाइमा. नाउ क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट आर द मेन रिस्क फैक्टर और कॉजेज फॉर द एम्फाइमा. सो जो एम्फाइमा है वो मेनली कॉज होता है बैक्टीरिया के थ्रू. कौन कौन से बैक्टीरिया है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस एंड थर्ड वन इज द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन. ये 3 मेन बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो कर जाते हैं लंग्स के अंदर और कॉज करते हैं एम्फाइमा की कंडीशन को. Now, next question is कि what are the types of the emphyema? So there are mainly 3 stages भी बोल सकते हो या उसके types भी आप बोल सकते हो. तो first जो इसका टाइप रहता है that is the exudative. Exudative जो stage है वो last for the 1 to 3 days के लिए. Next one is the fibrino स्टेज. फिब्रिनो इट मीन जो फिब्रिन है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं, वो रहती है 4 to 14 डेज के लिए. एंड थर्ड वन इज द ऑर्गेनाइजिंग स्टेज. ऑर्गेनाइजिंग स्टेज जो कि मिक्स रहती है और वो आफ्टर 14 डेज तक वहाँ पे लास्ट रहती है. नेक्स्ट वन इज द व्हाट आर द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन यूज्ड फॉर द एम्फाइमा. सो वहाँ पे क्या क्या करेंगे? ब्लड कल्चर, बिकॉज हमने क्या देखना है? बैक्टीरियल ग्रोथ. नेक्स्ट वन इज द स्पूटम कल्चर हम कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है स्पूटम कहाँ से आता है? लंग्स के थ्रू आता है. सो हमने उसमें चेक करना है कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर गया है. प्रोटीन हम चेक कर सकते हैं, कौन सी? अल्फा एंटी 1 ट्रिप्सिन प्रोटीन, उसको हम चेक करेंगे क्योंकि वो जेनेटिक म्यूटेशन के थ्रू आ जाती है, वो भी वहाँ पे हो सकता है. और वहाँ पे एयर पॉल्यूशन देखेंगे, स्मोकिंग की हिस्ट्री लेंगे, ये सारी क्या है उसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. साथ साथ में हम कर सकते हैं सीटी स्कैन एंड द चेस्ट एक्सरे और ब्रोंकियोस्कोपी. ब्रोंकियोस्कोपी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं ऑल्सो द बैक्टीरियल ग्रोथ इन द लंग्स. Next one is the sign and symptom related to the emphyema. So what are the sign and symptom? कफ वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, फीवर वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. नेक्स्ट वन इज द प्लूराइटिक चेस्ट पेन. प्लूराइटिक चेस्ट पेन जो कि पस है वो बहुत ज़्यादा जो चेस्ट है उसको टाइट कर देगी, जिसके थ्रू वहाँ पे पेन वहाँ पे प्रेजेंट रह सकती है. डिस्निया हो सकता है, कफिंग हो सकता है, साइनोसिस एंड हो सकता है उसको एब्डोमिनल पेन भी हो. नेक्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर द एम्फाइमा. सो सबसे पहले हमने क्या करना है? कंट्रोल करना है इन्फेक्शन को, जो कि बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस कोई भी वहाँ पे हो सकता है. सेकेंड वन इज द ड्रेनेज करना है, जो एक्स्ट्रा प्लूरल फ्लूइड जो वहाँ पे प्रेजेंट हो गया है या जो पस है वो वहाँ पे प्रेजेंट हो गई है. सो पस को निकालने के लिए हम कौन सा प्रोसीजर यूज में लेते हैं? थोरासेंटेसिस. थोरासेंटेसिस हम किसको बोलते हैं? रिमूवल ऑफ द प्लूरल फ्लूइड फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी. कौन सी पोजीशन हम इसमें यूज में लेते हैं? अपराइट सिटिंग पोजीशन विद आर्म्स ऑन द कार्डियक टेबल. कार्डियक टेबल के ऊपर हम ऐसे करके आर्म्स रख देंगे और जो पेशेंट है उसको लीन फॉरवर्ड होने के लिए बोलेंगे, ताकि जो स्कैपुला का जो स्पेस है वो अच्छे से एक्सपोज हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराइज की जो साइट है वो कौन सी रहती है थोरासेंटेसिस के लिए? सो फर्स्ट टू सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे हम कट लगा के जो प्लूरल फ्लूइड है उसको ड्रेन करते हैं. और क्या क्या मैनेजमेंट हो सकती है इसमें? एंटीबायोटिक हम देते हैं, आईवी के थ्रू भी दे सकते हैं जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में है, और आफ्टर जब उसका डिस्चार्ज हो जाता है सो हम उसको एंटीबायोटिक ओरली देते हैं, मेनली वहाँ पे सेफेक्सुरिम और जो दूसरी है दैट इज द क्लिंडामाइसिन. नेक्स्ट वन इज द व्हाट आर द नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू द बोथ कंडीशन एम्फाइसीमा एंड द एम्फाइमा. सो फर्स्ट वन क्या है नर्सिंग डायग्नोस? फर्स्ट वन इज द इम्पेयर्ड गैसियस एक्सचेंज रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्टेड लंग्स. जो लंग्स है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं. सेकेंड वन इज द अक्यूट पेन रिलेटेड टू द इन्फेक्शन ऑफ द प्लूरा. जो प्लूरल कैविटी है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, दैट्स वाई वहाँ पे पेन प्रेजेंट रह सकती है. थर्ड वन इज द एक्टिविटी इंटॉलरेंस. फोर्थ वन इज द नॉलेज डेफिसिट. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको बहुत ज़्यादा नीड है नर्सिंग स्टूडेंट को, एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू. Hey friends,
वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, सीओपीडी और फ्लेल चेस्ट। सो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द प्लूरल इफ्यूजन। सो व्हाट इज द प्लूरल इफ्यूजन? इट इज एन एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड दैट इज एक्सीड इन द प्लूरल कैविटी। सो नॉर्मली जो प्लूरल फ्लूइड की जो क्वांटिटी रहती है दैट इज द 10 to 20 ml इन द प्लूरल स्पेस, बट इन केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन जो 20 ml है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीड हो जाता है। आप बोल सकते हो 25 और 30 ml के करीब वो पहुंच जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। सो देयर आर मेनली टू क्लासिफिकेशन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। फर्स्ट वन इज द एक्सुडेटिव एंड सेकेंड वन इज द ट्रांसुडेटिव। So first one is the transudative pleural effusion. What is transudative pleural effusion? It is occur in the non-inflammatory reaction, जिसमें क्या रहता है, जो लो प्रोटीन है और जो लो सेल काउंट है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेनली ये जो ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है ये सेकेंडरी कॉज की वजह से होता है और डिक्रीज इन द ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर कैसे डिक्रीज होता है? इफ देयर इज द हाइपोएल्बुमिनिया अकर, और मेनली ये किस में प्रेजेंट रहता है? सिरोसिस ऑफ लीवर। दैट्स वाई इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये सेकेंडरी कॉज की वजह से हो सकता है। सेकेंड वन इज द एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। सो व्हाट इज एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन? उसमें क्या है, एरिया ऑफ एन इन्फ्लामेशन, वहां पे मेनली इन्फ्लामेशन अक्कर रहती है और जिसके थ्रू वहां पे हाई प्रोटीन जो रहता है वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। इन दिस केस क्या रहता है, जो कैपिलरी परमेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द सेकेंडरी कॉजेज। फॉर एग्जाम्पल पल्मनरी एम्बोलिज्म किसी को है, हार्ट फेलियर किसी को है, उन केसेस में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज द इटियोलॉजिकल फैक्टर रिलेटेड टू द प्लूरल इफ्यूजन। सो क्या कॉजेज रह सकते हैं इसके? फर्स्ट वन इज द डिसेमिनेटेड कैंसर। कैंसर ऑफ ब्रेस्ट भी हो सकता है और लिम्फोमा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ हो रही है, हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया हो रहा है। सो उस केस में हो सकता है प्लूरल इफ्यूजन, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सेल्स हैं तो जो सिक्रीशंस है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। दैट्स वाई वहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। सेकेंड वन इज द प्लूरोपल्मनरी इन्फेक्शन। प्लूरोपल्मनरी इन्फेक्शन इट मीन्स जो आपके पूरे लंग्स है, प्लूरल जो कैविटी है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरिया वायरस या फंगस ग्रो कर गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए निमोनिया। निमोनिया क्या बोलते हैं हम? इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स पैरेन्काइमा। थर्ड वन इज द हार्ट फेलियर। अदर जो डिजीज कंडीशन है, हार्ट फेलियर, सिरोसिस ऑफ लीवर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें मैंने आपको बताया था हाइपोएल्बुमिनिया, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एक कॉजेटिव बोल सकते हो या फिर एक साइन एंड सिम्टम बोल सकते हो। नेक्स्ट वन इज द अदर डिजीज कंडीशन दैट इज द स्कारडोसिस और सेकंड वन इज द SLE। व्हाट इज SLE? सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस एंड द लास्ट वन इज द पेरिटोनियल डायलिसिस। सो ये सारे कॉजेज रह सकते हैं प्लूरल इफ्यूजन के। नेक्स्ट वन इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। सो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा? ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर सेकेंडरी भी हो सकता है, प्राइमरी। प्राइमरी हम बोल सकते हैं कि जो लंग्स है उसमें ऑलरेडी कोई डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है, और सेकेंडरी हम बोलते हैं कि जो अदर ऑर्गन है उसमें कोई डिजीज कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट फेलियर, फॉर एग्जाम्पल SLE, या फिर आप अदर डिजीज कंडीशन लाइक सिरोसिस ऑफ लीवर बोल सकते हो। सो इन सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू क्या होगा, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो तो इंक्रीज होगा, बट जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके थ्रू क्या होगा, जितना भी वहाँ पे जो प्लूरल फ्लूइड है वो अनेबल रह जाता है रिमेन उसी क्वांटिटी में रहने के लिए, जिसके थ्रू जो इंट्रावास्कुलर जो फ्लूइड है वो शिफ्ट कर जाएगा कहाँ पे? इंटरस्टिशियल स्पेस में, और जिसके कारण क्या हो जाएगा? pleural effusion. So this is the total pathophysiology of the pleural effusion. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू प्लूरल इफ्यूजन। जो जितने भी साइन एंड सिम्टम है प्लूरल इफ्यूजन के वो डिपेंड करते हैं क्या कॉजेटिव फैक्टर हैं। अगर कॉजेज वहाँ पे निमोनिया है सो निमोनिया के साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फीवर रहेगा बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, चिल्स होगा, मैलिस होगा, फटीग होगा एंड ऑल्सो द प्लूराइटिक चेस्ट पेन। अगर वहाँ पे सेकेंड कॉज अगर मैलिग्नेंसी है सो वहाँ पे देखने को मिलेगा सीवियर कफ एंड द डिस्निया। अदर में अगर आपको बताऊं सो अगर वहाँ पे मॉडरेट से अगर सीवियर कंडीशन हो रही है सो वहाँ पे जो डिस्निया है एब्सेंट हो सकता है और बहुत ही मिनिमम हो सकता है। प्लूराइटिक चेस्ट पेन प्रेजेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू द परकशन। अगर आप वहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड परकशन यूज करोगे तो वहाँ पे डलनेस फील हो सकता है एंड द लास्ट वन इज द डिक्रीज और एब्सेंट द
जो ब्रीदिंग साउंड है वो बिल्कुल एब्सेंट हो सकती है। नेक्स्ट विल सी द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रिलेटेड टू द प्लूरल इफ्यूजन। सो वहाँ पे हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। सेकंड वन इज द अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि जो प्लूरल फ्लूइड है वो कितना एक्यूमुलेट हो गया। एंड थर्ड वन इज द थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस में क्या है मैंने आपको बताया था। थोरासेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जो हम थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक दोनों पर्पस के लिए हम यूज में ले सकते हैं। सो दिस इज द चेस्ट एक्सरे ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट रिलेटेड टू द प्लूरल इफ्यूजन। सो मैनेजमेंट भी किसके थ्रू आप करोगे? कॉजेटिव के थ्रू करोगे। जैसा जैसा कॉजेटिव एजेंट है, जैसा जैसा कॉजेटिव जो डिजीज है उसकी आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करोगे। सो अगर निमोनिया है, सो ऑब्वियसली इन्फेक्शन है, सो आप क्या दोगे वहाँ पे? एंटीबायोटिक। जनरल ट्रीटमेंट में मैं बताऊँ तो वहाँ पे आप अगर हार्ट डिजीज है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, तो उसके जो सिम्टम्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको डिस्निया हुआ है, कफिंग हुआ है, तो ब्रोंकियोडायलेटर देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। एंड थर्ड वन इज द थोरासेंटेसिस। तो थोरासेंटेसिस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। थोरासेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, जो थोरेसिक कैविटी है मेनली T1 और T2 पे हम क्या करते हैं, निडल इंसर्ट करके जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको हम ड्रेन आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। और वन टाइम सेटिंग में आप कितना लीटर, 1 to 5 लीटर आप प्लूरल फ्लूइड को एक्सप्लोर आउट कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है कि इसमें कौन सी जो पोजीशन है वो यूज करते हैं। सो इसमें अपराइट पोजीशन, जो उसके आर्म्स है उनको हम कार्डिक टेबल के ऊपर प्लेस करके, और जो उसका जो स्पाइन है, जो उसकी थोरेसिक कैविटी है बैक साइड से, उसको हम शी शेप देके, तब वो क्या होगा, जितना भी उसका जो एरिया है वो अच्छे से एक्सपोज होगा, तब हम उसमें अच्छे से नीडल इंसर्ट कर सकते हैं। और साइड में अगर आपको बताऊं तो साइड में मेनली आप ध्यान रखना कि जो स्कैपुलर जो टिप है उसके बिल्कुल 1.2 इंच बिलो हम उसको ले। सो नेक्स्ट जो इसकी ट्रीटमेंट है वो रिलेटेड है मैलिग्नेंट एफ्यूजन। अगर वहाँ पे कैंसर के थ्रू एफ्यूजन हो गया है, सो उस केस में हम करते हैं चेस्ट ड्रेनेज। चेस्ट ड्रेनेज वही सेम चीज़ कि हम क्या करेंगे, एक ट्यूब डालेंगे चेस्ट एरिया में और जितना भी प्लूरल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है उसको ड्रेन आउट करेंगे। नेक्स्ट वन इज रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी से जितने भी जो एक्स्ट्रा सेल हैं उनको हम डेड कर देंगे और वहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्रेशंस रुक जाएगी। कीमोथेरेपी क्यों देंगे? बिकॉज जो पेशेंट है उसको क्या हो गया है, कैंसर हो गया है, सो हम कीमोथेरेपी भी वहाँ पे दे सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई है सो हम वहाँ पे सर्जिकल प्लूरेक्टमी कर सकते हैं। व्हाट इज प्लूरेक्टमी? रिमूवल ऑफ द प्लूरा। जितना भी प्लूरा है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और हम वहाँ पे कर सकते हैं प्लूरोपेरिटोनियल शंट। व्हाट इज प्लूरोपेरिटोनियल शंट? जितना भी प्लूरल कैविटी का जो फ्लूइड है उसको हम ड्रेन करेंगे कहाँ पे, जो प्लूरल कैविटी है, एक शंट के थ्रू वो सीधा कहाँ पे जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में, और वहाँ से वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोर आउट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द प्लूरोडेसिस। व्हाट इज प्लूरोडेसिस? एक केमिकल हम इंजेक्ट करते हैं जिसके थ्रू क्या होगा, जो एक्स्ट्रा प्लूरल फ्लूइड वहाँ पे बन रहा है वो स्टॉप हो जाएगा बनने से। सो ये सारी क्या थी, मैनेजमेंट रिलेटेड टू द प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेंगी, अगर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लार्ज इफ्यूजन हो गया है तो उसके थ्रू वहाँ पे देखने को मिल सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर। इट मीन जो लंग्स बिल्कुल भी काम करना बंद कर सकते हैं, और उस केस में आपको करना पड़ेगा लंग्स ट्रांसप्लांट। तो ये क्या थी, कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट वन इज द नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू प्लूरल इफ्यूजन। तो सबसे पहला इसका नर्सिंग डायग्नोस क्या बनेगा, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द प्लूरल फ्लूइड। इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी बिकॉज बहुत ही ज़्यादा प्लूरल फ्लूइड क्या हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया, एल्वोलाई अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में एज अ नर्स वहाँ पे क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं, सबसे पहले तो असेस करने हैं उसके ऑल द वाइटल साइन, टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया, डिस्निया, एप्निया, इन सब के लिए हमने क्या करना है, उसको असेस करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आप टैपिंग कर सकते हो, बैक ऑफ द शोल्डर में आप टैपिंग करके देख सकते हो कि डलनेस फील हो रही है, तो इट मीन्स वहाँ पे प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है। और वहाँ पे आप हिस्ट्री कलेक्शन करोगे। हिस्ट्री कलेक्शन क्यों करोगे, आप सेकेंडरी कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए, बिकॉज मैंने आपको बताया था हार्ट फेलियर, सिरोसिस ऑफ लीवर, ये सारे इसके क्या हो सकते हैं, कॉजेटिव फैक्टर। अदर पोजीशनिंग देनी है, उसका जितना भी डिस्कम्फर्ट है उसको रिलीव करना है। पोजीशन कौन सी, सेमी फाउलर और हाई फाउलर पोजीशन। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और अगर उसको बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है, सिक्रीशंस आ रही हैं, तो उसको हम साइड लाइन पोजीशन
दे सकते हैं, और मे बी अगर इंटूबेटेड पेशेंट है तब हमने उसकी क्या करनी है, अच्छे से केयर करनी है। सो ये सारा क्या था, नर्सिंग मैनेजमेंट रिलेटेड टू द प्लूरल इफ्यूजन। सो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। कभी टफ कभी लाइट है, नरेना नाइट है, हवा टाइट है, फ्यूचर ब्राइट है, कभी डायनामाइट है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्यूबरोक्लोसिस के बारे में। आप सबको पता है कि मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम ओवरऑल कंप्लीट कर ही दिया है। अगर किसी ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं, अभी अगर आप ट्यूबरोक्लोसिस की वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं हम ट्यूबरोक्लोसिस के बारे में। सो व्हाट इज ट्यूबरोक्लोसिस? It is an infection of the lungs that is mainly caused by the Mycobacterium tuberculei. Mycobacterium tuberculei को हम और क्या बोल सकते हैं? कोच डिजीज। कोच डिजीज जिसने ये बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था, इसलिए उसने नाम दे दिया था इसको कोच डिजीज। नेक्स्ट थिंग इज कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस है उसको हम और क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रा पल्मनरी ट्यूबरोक्लोसिस। एक्स्ट्रा पल्मनरी ट्यूबरोक्लोसिस क्यों बोलेंगे? बिकॉज ये पल्मनरी से अलावा ये अदर ऑर्गन में भी फैल सकता है, बट अगर मोस्ट कॉमन जो इसकी साइट बोली जाए, सो दैट इज द पल्मोनरी, मीन्स लंग्स में होता है। सो आफ्टर द लंग्स मेनली ये ब्रेन में फैल जाता है। सो ब्रेन में अगर हो रहा है किसी को ट्यूबरोक्लोसिस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूबरोक्लोसिस मेनिंजाइटिस। स्पाइन में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द पॉट स्पाइन। इंटेस्टाइन में हो रहा है, इंटेस्टाइनल ट्यूबरोक्लोसिस। और इंटेस्टाइन के मेनली कौन से पार्ट में होता है? इलियम पार्ट में। नेक्स्ट थिंग, अगर किसी के पेरिटोनियल कैविटी में हो रहा है, उसको हम पेरिटोनियल ट्यूबरोक्लोसिस बोलेंगे। फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है तो फैलोपियन ट्यूब का ट्यूबरोक्लोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट थिंग है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो सबसे पहले है कि ये जो ट्यूबरोक्लोसिस है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकोलाई है, ये रॉड शेप का होता है। नेक्स्ट थिंग, इट इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इट इज एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। इट इज सेंसिटिव टू हीट एंड द अल्ट्रा वायलेट रेज। जो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज जो आती हैं उससे ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। एंड इट इज मेनली अकर्स इन द अपर लोब्स ऑफ द लंग्स। अपर लोब्स, यू ऑल नो दैट लेफ्ट लंग में 2 लोब्स प्रेजेंट रहती हैं, राइट लंग्स में 3 लोब्स प्रेजेंट रहती हैं। सो मेनली जो अपर वाली लोब्स होती हैं उसमें मेनली देखने को मिलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। सो नेक्स्ट वन इज द रिस्क फैक्टर एंड द कॉजेज ऑफ द ट्यूबरोक्लोसिस। तो सबसे मेन जो कॉज रहता है दैट इज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लाई, जो कि एक बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अदर जो रिस्क फैक्टर हैं, कोई अगर पेशेंट है HIV इन्फेक्टेड, या फिर आप बोल सकते हो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, सो उसको मेनली देखने को मिलता है ट्यूबरोक्लोसिस। सेकंड थिंग, कोई बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करता है, बहुत ज़्यादा स्मोकर है, चेन स्मोकर है, उसको भी हो सकता है ट्यूबरोक्लोसिस। एंड अदर थिंग इज द सब्सटेंस अब्यूज। ऑल्सो द जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में आने से भी हो सकता है ट्यूबरोक्लोसिस। मेनली देखने को मिलता है हेल्थ केयर वर्कर्स, फॉर एग्जाम्पल लाइक नर्सेज, डॉक्टर्स, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको मेनली हो सकता है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, अगर अच्छे से प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो उनको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लाई हो सकता है। ये सारे क्या थे? रिस्क फैक्टर एंड द कॉजेज ऑफ द ट्यूबरोक्लोसिस। नेक्स्ट वन इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ट्यूबरोक्लोसिस। सो पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर मैंने आपको बता दिया, जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, वो क्या करेगा? किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू क्या करेगा? ड्रॉपलेट के थ्रू वो किसी जो हेल्दी पर्सन है उसके लंग्स में जाके, मेनली कौन से एरिया में, मैंने आपको बताया अपर लोब को ये मेनली अफेक्ट करता है। और उसके बाद जो वहाँ पे एल्वोलाई जो सैक हैं वहाँ पे जाके वो इकट्ठा होना, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा। आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वर्क करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा उसके अगेंस्ट, और बहुत ज़्यादा मैक्रोफेजेस वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। सो उसके थ्रू क्या करेगा? जो हमारे लंग्स है वो बचे रहेंगे, मतलब वो एक ग्रेनुलोमा की तरह एक फॉर्मेशन बता देगा। बट आफ्टर 4 to 6 वीक्स के बाद क्या होगा? वो पूरा ग्रेनुलोमा आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। बट अगर वही जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अगर कुछ सालों बाद 10 ईयर्स और 5 ईयर्स के बाद किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है, सो वो क्या होगा? जो वहाँ पे
जो घोन ट्यूबरकल था वो फिर से क्या करेगा, स्कार फॉर्मेशन कर देगा, कैल्सिफिकेशन उसकी हो जाएगी और मेनली वो कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम से वो अनदर जितने भी ऑर्गन हैं उनको इफेक्ट करेगा और जिसके थ्रू उनको अलग अलग साइन एंड सिम्टम शो होंगे। सो ये सारी क्या थी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द tuberculosis. Next one is the sign and symptom of the tuberculosis. So main जो sign and symptom है tuberculosis के, that are कफ, जो कफिंग है वो उसको मोर देन 3 वीक्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, या फिर आप बोल सकते हो 21 दिन तक अगर किसी को कंटिन्यू खांसी हो रही है तो उसको मे भी हो सकता है कि वो एक्सपोज हो गया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलाई के। नेक्स्ट वन इज द स्नीजिंग, हीमोपेटाइसिस, हेमेटमेसिस इन सीवियर केस। सीवियर केस में उसको वॉमिटिंग हो सकती है ब्लड की, फटीग होगा, मैलिस होगा, फीवर, चिल्स, वेट लॉस बहुत जल्दी होगा, बिकॉज जितना भी बैक्टीरिया है अगर वो पूरी ब्लड स्ट्रीम में फैल गया तो जितना भी उसका वेट है वो लॉस हो सकता है। सो ये सारे क्या थे, साइन एंड सिम्टम ऑफ द ट्यूबरोकुलोसिस। सो नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन फॉर द ट्यूबरोकुलोसिस। सो सबसे पहले वहाँ पे करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम देखेंगे कि उसको पहले कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोई डिजीज़ कंडीशन तो नहीं है, उसकी जो स्मोकिंग हिस्ट्री है वो हम लेंगे, कोई ड्रग अब्यूज़ तो नहीं करता है, ये सारी हिस्ट्री हम कलेक्ट करेंगे। सेकेंड थिंग इज़ द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें देखेंगे, आपको उसके जितने भी साइन एंड सिम्टम है वो थ्रू ऑब्जर्वेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कफिंग, हीमोपेटाइसिस। नेक्स्ट वन इज द चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में जो उसकी कैल्सिफिकेशन है, जो घोन ट्यूबरिकल जो बिल्कुल ग्रैनुलोमा की जिसने फॉर्मेशन ले ली है वो वहाँ पे शो होगा। कहाँ पे, मेनली जो अपर लोब होती है, बिकॉज मैंने आपको बताया था जो अपर लोब है वो मेनली अफेक्टेड होती है बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलाई। नेक्स्ट वन इज द स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो मेन आता है दैट इज द मॉन्टॉक्स टेस्ट, या फिर हम उसको बोलते हैं ट्यूबरोकुलिन स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट क्यों, बिकॉज ये इंट्राडर्मली देते हैं। सो इंट्राडर्मली हम क्या करते हैं, जो फ्रेश फ्रोजन प्रोटीन पेप्टाइड जो डेरिवेटेड है उसको हम इंजेक्ट करते हैं। 0.01 ml उसकी डोज रहती है। आफ्टर दैट जब हम उसको दे देंगे वहाँ पे एक सर्कल हम बना देंगे, उसको 48 to 72 आवर्स में हम उसको असेस करेंगे। असेस क्या करना है, मेनली हमने चेक करनी है रेडनेस। रेडनेस अगर 10 mm है किसकी, हेल्दी पर्सन की, सो इट मीन्स वो एक्सपोज्ड हो गया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलाई के। और वही एरिया अगर 5 mm है किसका, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर जिसको HIV एड्स है, सो उसमें वो एक्सपोज है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसको हो गया है ट्यूबरोकुलोसिस। सो ये डिफरेंस रहता है हेल्दी पर्सन का और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का। हेल्दी पर्सन 10 mm से अबव और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज 5 mm से अबव। स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया। आफ्टर दैट इज द कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर द ट्यूबरोकुलोसिस। सो कंफर्मेटिव टेस्ट रहता है स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर में मेनली कौन सा जो एसिड फास्ट बेसिलाई है उसकी ग्रोथ हम वहाँ पे देखते हैं, जिसमें जेन नेल्सल जो स्टेनिंग है वो हम यूज़ करते हैं। सो कंफर्मेटिव टेस्ट अगर कोई पूछे सो दैट इज़ द स्पूटम कल्चर। स्क्रीनिंग टेस्ट कोई पूछे सो दैट इज़ द मॉन्टॉक्स टेस्ट, और हम उसको बोल सकते हैं ट्यूबरोकुलिन स्किन टेस्ट। सो ये सारी थी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द ट्यूबरोकुलोसिस। So next one is the treatment and management for the tuberculosis. So tuberculosis की जो management है उसमें हम देते हैं DOTS therapy. What is DOTS? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जिसमें हम अलग अलग ड्रग्स देते हैं और ये मेनली कितने मंथ तक चलता है, 6 मंथ तक। सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है डॉट्स थेरेपी का, इसमें जो पेशेंट है उसको क्या बेनिफिट्स होंगे, एक तो जो भी पेशेंट है उसकी जितनी भी ड्रग्स हैं वो इन फ्रंट ऑफ सुपरविजन हम उसको देंगे। सेकेंड थिंग, जितना भी फॉलोअप होता है वो भी अच्छे से होगा और लेस चांसेस होंगे कि इसके डिसकंटिन्यूशन ऑफ द ट्रीटमेंट। सो ये सारे क्या थे ऑब्जेक्टिव ऑफ द डॉट्स थेरेपी। अब बात आती है कि जो डॉट्स थेरेपी है उसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं। सो देयर आर मेनली 2 कैटेगरीज ऑफ द डॉट्स थेरेपी। कैटेगरी 1 जिसको हम फर्स्ट डिग्री ड्रग भी बोलते हैं, कैटेगरी 2 जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री ड्रग्स। सो
जो आपकी फर्स्ट कैटेगरी है उसमें मेनली 2 फेजेस रहते हैं, इंटेंसिव फेज एंड सेकंड वन इज द कंटिन्यूअस फेज। सो जो इंटेंसिव फेज है उसको हम मेनली देते हैं फॉर द 2 मंथ के लिए, जिसमें कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं, आइसोनियाजिड जिसको हम डिनोट करते हैं H से, जिसकी जो डोजेज है वो हम 3 डेज के लिए पर वीक देते हैं। सेकेंड वन इज द रिफार्मसिन को जिसको हम डिनोट करते हैं R से, वो भी हम देंगे 3 डोजेज पर वीक, या फिर आप बोल सकते हो 3 टाइम्स अ वीक। नेक्स्ट वन इज द इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल क्या है, वो भी एक ड्रग है किसकी, कैटेगरी 1 की, जिसको हम देते हैं 3 डेज पर वीक। एंड द लास्ट वन इज द जेड डिनोट करते हैं हम पैराजिनामाइड के लिए, जो हम कितने दिन के लिए देंगे, 3 डेज पर वीक। सो मेनली ये जो इंटेंसिव फेज है ये 2 मंथ के लिए चलता है, और जितनी भी उसमें ड्रग्स हैं वो वीकली 3 डेज हम देते हैं। सेकेंड वन इज द कंटिन्यूअस फेज। जो कंटिन्यूअस फेज है उसमें हम क्या करते हैं, जो ड्रग्स हैं वो देते हैं फॉर द 4 मंथ के लिए। 4 मंथ के लिए हम ओनली 2 ड्रग्स देंगे, कौन कौन से, आइसोनियाजिड एंड द रिफार्मसिन। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आइसोनियाजिड को हम Z से डिनोट करते हैं, सॉरी H से डिनोट करते हैं, और जो रिफार्मसिन है उसको हम R से डिनोट करते हैं। वही सेम जो सेम इसका डेज है 3 डेज पर वीक हम देंगे। सो ये क्या थी आपकी कैटेगरी 1 की इंटेंसिव और कंटिन्यूअस फेज। जो सेकंड कैटेगरी है वो भी आपकी चलती है 6 to 7 मंथ के लिए, जिसमें मेनली 2 फेजेस रहते हैं, सेम इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूअस फेज, बट उसमें जो ड्रग हैं वो अलग अलग दी जाती हैं। जी इंटेंसिव फेज है उसमें हम सबसे पहले 2 मंथ के लिए कौन कौन सी ड्रग्स देंगे, वही सेम आइसोनियाजिड, रिफार्मसिन, इथाम्बुटोल, पैराजिनामाइड, बट इंक्लूड करेंगे हम कौन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। सेकंड थिंग है इसमें कि जो आपका कंटिन्यूअस फेज है उसमें हम कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं फॉर द 5 मंथ के लिए। फर्स्ट वन इज द आइसोनियाजिड, रिफार्मसिन एंड थर्ड वन इज द इथाम्बुटोल। ये डिफरेंस था आपका कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में। नेक्स्ट वन इज द कि जितनी भी ये ड्रग्स हैं, आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड, इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनके क्या क्या मेन जो साइड इफेक्ट है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड मेनली कॉज करती है पेरिफेरल न्यूराइटिस। सेकेंड वन है रिफार्मसिन। रिफार्मसिन क्या कॉज करती है, ऑरेंज कलर का यूरिन। थर्ड थिंग है आपकी इथाम्बुटोल, और यही एक ड्रग है जो कि जिसका इफेक्ट क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर रही है, और रेदर देन जो अदर हैं आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड, ये सारी क्या है आपकी बैक्टीरियोसाइडल ड्रग हैं। इथाम्बुटोल का मेनली जो साइड इफेक्ट है दैट इज द ऑप्टिक न्यूराइटिस। एंड द लास्ट वन इज द पैराजिनामाइड। पैराजिनामाइड का रहता है मेनली जो यूरिक एसिड है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जो आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन है उससे मेनली क्या हो जाता है, जो आपकी 8th क्रेनियल नर्व है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे देखने को मिल सकता है डेफनेस। डेफनेस मतलब उसको सुनाई नहीं देगा बिल्कुल। ये सारे क्या थे साइड इफेक्ट ऑफ द डॉट्स थेरेपी, जो भी आपकी डॉट्स थेरेपी में इंक्लूड है ड्रग, उसके साइड इफेक्ट थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि अदर इसकी मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो नर्सिंग मैनेजमेंट। जो भी पेशेंट है उसको हमने एजुकेट करना है, ऑलवेज वियर द मास्क। मास्क वियर करना है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको क्या करना है, आइसोलेट करना है। उसका जो रूम है वो नेगेटिव प्रेशर में होना चाहिए। 10 टाइम्स उसमें रूम का जो फ्रेश एयर है वो होनी चाहिए, मतलब जो वेंटिलेशन है वो 10 टाइम्स होना चाहिए। नेक्स्ट वन कि जब भी वो किसी से बात करेगा, एक तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, और जो हेल्दी पर्सन है उसको ऑल जितनी भी प्रिकॉशंस है वो लेनी है। फॉर एग्जांपल गॉगल्स, ग्लव्स, मास्क, गाउन, शूज़, ये सारे वियर करने हैं, बिकॉज ये ड्रॉपलेट के थ्रू फैल सकता है। अगर एक भी ड्रॉप के मतलब एयर के थ्रू अगर हेल्दी पर्सन के इनहेल कर लेगा तो उसको हो सकता है ट्यूबरोक्लोसिस, बिकॉज ट्यूबरोक्लोसिस क्या है, बहुत ईयर्स के बाद दिखाई देता है, आपको एकदम से पता नहीं चलेगा कि आपको ट्यूबरोक्लोसिस हो गया है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूबरोक्लोसिस। आई होप यू like my video. Please like, share with your friend and subscribe my channel and press the bell icon. सब चुप अब शेरनी दहाड़ेगी, चुप सुन शेरनी दहाड़ेगी, सब चुप अब शेरनी दहाड़ेगी। Hey
गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो पीछे हमने क्या पढ़ा था, निमोनिया एंड द निमोथोरेक्स। सो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सीओपीडी के बारे में और एक छोटी सी डिजीज कंडीशन दैट इज द flail chest. So now question is arise, what is the COPD and what is the full form of COPD? So C stand for chronic, O stand for obstruction, P stand for pulmonary and D stand for the disease condition. So it is a chronic obstructed pulmonary disease. So what is the definition of the COPD? So it is the disease that is characterized by the airflow limitation that is not fully expanded. लाइक जो आपका जो लंग्स है वो फुली एक्सपेंड नहीं हो पाते एंड इट इज द रिवर्सिबल डिजीज कंडीशन। नाउ व्हाट इज द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड व्हाट इज द एम्फाइसीमा, बिकॉज ये दोनों ही डिजीज कंडीशनें किसके अंदर इंक्लूड होती हैं, सीओपीडी के अंदर। सो जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है दैट इज द इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन ऑफ द लोअर ब्रोंकाई एंड द एम्फाइसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर सैक. So this is the picture of the normal airway and this is the picture of the COPD patient. Now comes on the causes and the risk factor related to the COPD. So most common जो इसका cause रहता है that is the smoking. Smoking कोई सी भी हो सकती है, active smoking and the passive smoking. Next one is the occupational exposure में अगर बहुत ज्यादा वहां पे गैसेस यूज हो रही है, उसका स्मोक आ रहा हो तो उसके थ्रू भी वहां पे सीओपीडी हो सकता है. एंड द नेक्स्ट वन इज द जेनेटिक कंडीशन. जेनेटिक कंडीशन में मैंने आपको बताया था एंटी अल्फा 1 ट्रिप्सिन जो प्रोटीन है अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो वहां पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है. नेक्स्ट वन इज द साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द सीओपीडी. सो देयर आर मेनली 3 क्लासिकल साइन फॉर द सीओपीडी. फर्स्ट वन इज द कफ, बहुत ज्यादा वहां पे कफ प्रोडक्शन होगा. सेकेंड थिंग इज द स्पूटम. स्पूटम जो है वो अगर वहां पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो वो उसका जो कलर है वो चेंज हो सकता है एंड मे बी हीमोपेटाइसिस भी वहां पे प्रेजेंट हो सकता है अगर जो एयरवे है उसमें कोई अल्सरेशन हो गई हो या फिर कोई इंजरी हो गई है. एंड थर्ड वन इज द डिस्निया. यू ऑल नो दैट डिस्निया इज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. अदर जो इसके साइन है दैट इज द फीवर, चिल्स, मैलेस, फटीग, एनोरेक्सिया. मतलब ये सारे जो साइन एंड सिम्टम है ये साइड बाय साइड चलते रहते हैं बट मेन जो 3 साइन है वो आपको याद रखने हैं दैट इज द कफ, sputum production and the dyspnea. Now comes on the assessment and the diagnostic evaluation related to the COPD. So सबसे पहले वहां पे हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे. हिस्ट्री टेकिंग में हम क्या क्या चीजें वहां पे पूछेंगे, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री. पास्ट में आप ये चीजें पूछ सकते हो कि आपको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन तो नहीं था, फॉर एग्जाम्पल एस्थमा और एनी एम्फाइसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, बिकॉज मैंने आपको बताया ये दोनों कंडीशनें आपकी सीओपीडी में देखने को मिलती हैं. और क्या हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, जेनेटिक. जेनेटिक का मैंने बताया कॉज रह सकता है जिसमें जो अल्फा एंटी 1 ट्रिप्सिन जो प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. सो वहां पे आप जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू या फिर जेनेटिक स्क्रीनिंग भी करोगे. नेक्स्ट वन इज द वहां पे चेस्ट एक्सरे, पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री एंड ऑल्सो द सिटी स्कैन वहां पे परफॉर्म कर सकते हो. नाउ जो मोस्ट कॉमन जो इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है दैट इज द एबीजी. एबीजी मीन्स आर्टेरियल ब्लड गैसेज. उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि जो लंग्स है जो उसके एल्वोलाइज है वो कितना वर्क कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अंदर रह रही है. बिकॉज आपको पता है एबीजी आर्टेरियल ब्लड जो गैसेस रहती हैं उसमें हम मेनली पीएच चेक कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेक कर सकते हैं एंड ऑल्सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन हम चेक कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर द सीओपीडी. नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू सीओपीडी. सो अगर किसी को सीओपीडी की कंडीशन हो चुकी है, हो गई है पहले, तो उसको क्या क्या वहां पे हो सकता है, निमोथोरेक्स, निमोनिया वहां पे हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर. रेस्पिरेटरी फेलियर कैसे होगा कि मैंने आपको बताया क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टेड, अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी सो एट द एंड में क्या हो जाएगा, जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो टोटली फेलियर हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज द राइट साइड हार्ट फेलियर. राइट साइड हार्ट फेलियर में जो मेनली साइन एंड सिम्टम है वो आपके सिस्टमेटिक साइन एंड सिम्टम वहां पे शो होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली एंड ऑल्सो द जुगुलर वेन डिस्टेंशन. सो नेक्स्ट वन इज द नीमोथोरेक्स. नीमोथोरेक्स मैंने आपको पहले ही डिजीज कंडीशन पढ़ाई है दैट इज द एयर फील्ड हो जाती है आपकी प्लूरल स्पेस में. सो ये सारी क्या थी, कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू सीओपीडी. नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द मैनेजमेंट
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सीओपीडी का पार्ट रहता है दैट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट और नॉर्मल मेडिकल मैनेजमेंट रिलेटेड टू द सीओपीडी। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीओपीडी के मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, वहां पे जो स्मोकिंग है उसको स्टॉप करोगे, रिलीव करोगे जितने भी सिम्टम्स है, प्रिवेंट करोगे जितनी भी डिजीज जो उसके सिस्टमेटिक जो डिसफंक्शनिंग हो रही है उसको आप रिड्यूस करोगे, प्रिवेंट करोगे एनी कॉम्प्लिकेशन, जो कि मैंने आपको सारी कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वन इज द मेडिकल मैनेजमेंट फॉर द सीओपीडी। सो मेडिकल मैनेजमेंट में आप सबसे पहले वहां पे दोगे ब्रोंकियोडायलेटर। ब्रोंकियोडायलेटर क्यों देंगे, बिकॉज जो ब्रोंकियो है वो बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं, सो वहां पे हम ब्रोंकियोडायलेटर देंगे। सेकंड वन इज द एमडीआई। एमडीआई जो मेनली अस्थमा में भी यूज किया जाता है और सीओपीडी में भी। सो एमडीआई की फुल फॉर्म रहती है मिडल डोज इनहेलर। आपने देखा होगा बहुत सारे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जो भी पेशेंट होते हैं वो मेनली एक पाउच जैसा अपने पास रखते हैं जिसको हम बोलते हैं मिडल डोज इनहेलर। उसके साथ एक स्पेसर जुड़ा होता है जिसका मेन पर्पस रहता है कि जितनी भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसको डोज उसके थ्रू उतनी ही उसके माउथ में इनहेल होगी। नेक्स्ट वन इज द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन। एवरी कितने ईयर्स में देनी चाहिए, 5 to 7 ईयर्स के गैप में वो ले लेनी चाहिए, बिकॉज न्यूमोकोकल वैक्सीन अगर नहीं ली होगी तो वहां पे न्यूमोनिया बार बार होगा। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं ली होगी, इन्फ्लुएंजा क्या है, एक वायरल डिजीज कंडीशन है, सो वहां पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। सो ये सारी क्या थी, मेडिकल मैनेजमेंट रिलेटेड टू सीओपीडी। अदर मैनेजमेंट में या फिर आप बोल सकते हो जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सिंग असेसमेंट है, उसमें आप क्या क्या चीजें करोगे। सो सबसे पहले मैंने इसका मोस्ट कॉमन जो कॉज बताया था दैट इज द स्मोकिंग। सो वहां पे क्या करना है, स्टॉप करनी है स्मोकिंग। सेकेंड वन इज द इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक। जितना भी पानी है उसको बोलना है पीने के लिए, बिकॉज उसके थ्रू क्या होगा जो कफ है वो उसका अच्छे से एक्सप्लोर आउट हो जाएगा। मेनली हमने 4 to 5 लीटर पर डे उसको पानी पीने के लिए बोलना है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए बोलना है। कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। मेनली जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती है उनको सेमी फाउलर और प्रॉपर पोजीशन या फिर हाई फाउलर पोजीशंस देते हैं। अवॉइड ओवर क्राउडेड प्लेस। ओवर क्राउडेड प्लेस क्यों हमने अवॉइड करने हैं, बिकॉज जो सीओपीडी है उसमें जो पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। अगर वो बहुत ज्यादा क्राउड में जाएगा और क्राउड में कोई अदर डिजीज कंडीशन का पेशेंट होगा, कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन का पेशेंट होगा, तो उसको वो जल्दी से हो सकती है। एंड नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीजन थेरेपी। सो मेन जो पार्ट है दैट इज द ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी में मेनली जो O2 ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट रहता है दैट इज द 1 to 2 लीटर। वहां पे 1 to 2 लीटर ही हम सीओपीडी वाले पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, एक्सीड नहीं कर सकते, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे दे तो उसमें क्या हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द सर्जिकल मैनेजमेंट रिलेटेड टू द सीओपीडी। सो सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले सर्जरी वहां पे करेंगे बुलेक्टमी। व्हाट इज बुलेक्टमी? बुले क्या रहते हैं, एयर जो स्पेस रहता है जिसका कोई काम नहीं है गैसियस एक्सचेंज में, उनको ही हम क्या कर देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे। सो दिस इज द फर्स्ट जो इसकी सर्जरी थी। सेकंड वन इज द लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। लंग वॉल्यूम रिडक्शन मतलब जो लंग्स का वॉल्यूम है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर फिलअप हो रही है, उसको हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। एंड थर्ड वन इज द लंग्स ट्रांसप्लांट। अगर उसके बिल्कुल ही लंग्स क्या हो गए, बिल्कुल फेल हो गया, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, सो लास्ट चांस क्या बचता है वहां पे, लंग ट्रांसप्लांट का। नेक्स्ट वन इज द नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू द सीओपीडी। सो सीओपीडी में सबसे पहला डायग्नोस क्या बनेगा, इंपेयर्ड गैसियस एक्सचेंज रिलेटेड टू द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू वहां पे जितनी भी एल्वोलाइज के अंदर जो एयरवे एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो वहां पे नहीं हो पाएगा। सेकेंड वन इज द इनइफेक्टिव एयरवे related to the excessive sputum production or excessive mucus production. Third one is the impaired breathing pattern. Breathing pattern क्यों impaired होगा, because जो उसका airway है वो बहुत ही ज्यादा narrow हो गया है। Fourth one is the activity intolerance. किसके थ्रू होगा, डिजीज कंडीशन के थ्रू, बिकॉज ऑब्वियसली उसको क्या हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सो उससे कोई भी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज है वो बिल्कुल नहीं होगी। एंड द लास्ट वन इज द नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट रेजिमेंट। सो ये क्या था ओवरऑल सीओपीडी का चैप्टर। नेक्स्ट वन इज द फ्लेल चेस्ट। सो फ्लेल चेस्ट क्या है, एक छोटा सा डिजीज कंडीशन है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का।
फ्लेल चेस्ट की डेफिनेशन क्या रहेगी? इट अकर्स व्हेन अ सेगमेंट ऑफ अ रिब केज ब्रेक बाय द या फिर आप बोल सकते हो किसी प्रेशर के थ्रू जो रिब है वो बिल्कुल ब्रेक हो गई है और डिटैच हो गई है चेस्ट वॉल के थ्रू, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लेल चेस्ट। सो मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है फ्लेल चेस्ट का? दैट इज द रिब फ्रैक्चर। रिब फ्रैक्चर किस किस के थ्रू हो सकता है? कोई इंजरी हो गई, कोई ट्रोमा हो गया, या कोई व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, ब्लड ट्रोमा हो गया। सो ये सारे क्या है उसके कॉजेटिव फैक्टर। नेक्स्ट वन इज what are the main sign and symptom related to the flail chest? So flail chest में क्या होगा आप सबको पता है, नॉर्मली जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो जो हमारी डायफ्रामेटिक जो मसल्स है वो क्या हो जाती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ फ्लेल चेस्ट बिल्कुल अपोजिट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, वो एक्सपैंड होंगी, और जिसको हम टर्म देते हैं पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। उसको एक टर्म में आप बोल सकते हो कि उसको क्या हुआ है? पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन हुई है। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द फ्लेल चेस्ट। फर्स्ट वन इज द स्टर्नल फ्लेल चेस्ट एंड सेकंड वन इज द लेटरल फ्लेल चेस्ट। सो स्टर्नल फ्लेल चेस्ट रिलेटेड टू द स्टर्नल बोन। इट मीन्स जो उसकी रिब फ्रैक्चर है या रिब केज है वो कहां तक चली गई है? आपके स्टर्नम जिसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। सेकंड वन इज द लेटरल फ्लेल चेस्ट, जिसमें जो रिब केज का जो लेटरल पार्ट है वो वहां पे ब्रेकेज हुआ है और जिसके थ्रू वहां पे पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन रहेगी। नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं फ्लेल चेस्ट की? सो फ्लेल चेस्ट में मैंने आपको बताया रिब्स बिल्कुल ब्रेक हो गई हैं, सो उसमें नीमोथोरैक्स हो सकता है, एयर फिल हो सकती है। सेकंड वन इज द हीमोथोरैक्स। अगर वहां पे मसल्स जो टिश्यू हैं सराउंडिंग के वो सारे क्या हो गए हैं? ब्रेक हो गए हैं, सो वहां पे हीमोथोरैक्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द मीडियास्टाइनल शिफ्ट, या फिर जिसको हम बोलते हैं मीडियास्टाइनल फ्लटर। जो मीडियास्टर्नम जो स्पेस है वो बिल्कुल ही वहां पे अलग हो जाएगा। नाउ कम्स ऑन द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर द फ्लेल चेस्ट। सो फ्लेल चेस्ट के लिए आप नॉर्मली वहां पे चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन कर सकते हो, आपको प्रॉपर्ली दिख जाएगा कि कौन कौन सी रिब्स वहां पे ब्रेक हुई हैं। सो नाउ कम्स ऑन द मैनेजमेंट फॉर द फ्लेल चेस्ट। सो मैनेजमेंट में आप क्या करोगे? एनाल्जेसिक दोगे, बिकॉज वहां पे बहुत ही ज्यादा उसको सीवियर पेन होगा। नेक्स्ट वन इज द इंटूबेशन और वेंटिलेशन आप दे सकते हो इन केस अगर जो पेशेंट है वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो गया है, उसको ब्रीदिंग नहीं हो रही है, एयरवे उसका ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, सो वहां पे आप क्या करोगे? इंटूबेट करोगे पेशेंट को। नेक्स्ट वन इज द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। चेस्ट ट्यूब इंसर्शन क्यों करेंगे? इन केस ऑफ नीमोथोरैक्स एंड द हीमोथोरैक्स, बिकॉज वहां पे एयर फिल हो गई है, ब्लड कलेक्शन हो गया है, सो उस केस में आप क्या करोगे? एक ट्यूब इंसर्ट करके जितनी भी एयर है, जितना भी ब्लड है, उसको एक्सप्लोर आउट करेंगे। एंड द लास्ट वन इज द रिब फ्रैक्चर फिक्सेशन। अगर वहां पे जितनी भी रिब्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो गई हैं, तो उनको क्या करना है? फिक्स करना है। सो ये क्या थी डिजीज कंडीशन आज की, COPD एंड द फ्लेल चेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If you like my video, please like, share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon too. Thank you so much. कलम जले दर्द दुखे मरम बने आश्वासन नंद विश्वासी भरम टूटे सभी चुके और श्रद्धा से बोले सीधे मौत नमस्तुते करम जले नास्तिक दे तेरा भाई तब दर्शन पर तू आस्तिक। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं निमोनिया एंड नीमोथोरैक्स के बारे में, जिसमें जो मेन जो चीजें हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर द नीमोथोरैक्स एंड द निमोनिया, व्हाट आर द मेन साइन एंड सिम्टम फॉर निमोनिया एंड द नीमोथोरैक्स, एंड व्हाट आर द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर द निमोनिया एंड द नीमोथोरैक्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं निमोनिया के बारे में। व्हाट इज निमोनिया? इट इज an inflammation of the lungs parenchyma. What is parenchyma? Parenchyma is the superficial lining of the lungs. Next one is the what are the main causative factor for the pneumonia? क्या क्या causes रहते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। सो बैक्टीरिया कौन सा मेजर वहां पे होता है? दैट इज द Staphylococcus pneumonia. Next one is the viruses, that is the influenza virus, adenovirus, rhinovirus and also the coronavirus. Last one is the fungal infection. तो उसमें मेनली नीमोसिस्टिक जो कैरिनी है, जो कि मेनली HIV एड्स में देखने को मिलता है, वो इसका मेजर कॉजेटिव फैक्टर रहता है। नेक्स्ट आर द मेन टाइप्स ऑफ द निमोनिया। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द निमोनिया। फर्स्ट टाइप 1,
सेकंड टाइप 2। सो फर्स्ट टाइप 1 जो है वो भी फर्दर 2 में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज द लोबर निमोनिया एंड सेकंड वन इज द ब्रोंकियोनिमोनिया। व्हाट इज लोबर निमोनिया? लोबर इट मींस रिलेटेड टू द लंग्स लोब। You all know that right lungs में 3 lobes होती हैं and the left lung में 2 lobes होती हैं। So कोई भी लोब में अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, उसका लंग पैरेन्काइमा जो है वो पूरा डैमेज हो जाएगा। सो उसको हम क्या नाम देंगे? लोबर निमोनिया। सेकंड वन इज द ब्रोंकियोनिमोनिया। सो जो लास्ट वाला जो डिस्टल जो ब्रोंकाई होता है, जब वो बिल्कुल इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोनिमोनिया। नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप 2। सो टाइप 2 में आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एंड नेक्स्ट वन इज द हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या है? इट मींस कम्युनिटी में रह के उसको कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर किसी ट्यूबरोक्लोसिस के पेशेंट के साथ वो कांटेक्ट में आ रहा है या फिर कोई पॉल्यूशन है, उसकी वजह से उसको क्या हो गया है? कम्युनिटी के अंदर रह के ही उसको निमोनिया हो गया। सेकेंड टाइप क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया जिसको हम और क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सो उसको हम कब बोल सकते हैं कि उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो गया है? जब उसकी एडमिशन होती है 48 आवर्स के बिटवीन ही उसको निमोनिया इन्फेक्शन मिल जाए। सो उसको हम क्या नाम देंगे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। नेक्स्ट वन इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द निमोनिया। सो देयर आर मेनली 4 स्टेजेस फॉर द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द निमोनिया, जिसके अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट वन इज द कंजेशन। सो कंजेशन कैसे होगा? जितने भी एयरवे है या फिर आप बोल सकते हो जो एल्वोलाई है वो पूरे फ्लूइड के साथ फिल्ड हो जाएंगे, जिसको हम नाम देते हैं कंजेशन। सेकेंड वन में क्या आएगा? रेड हेपेटाइजेशन। व्हाट इज रेड हेपेटाइजेशन? वहां पे एबनॉर्मल डायलेटेशन हो जाएगी कैपिलरीज की, जिसके अंदर लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल्स ये सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। थर्ड वन इज द ग्रे हेपेटाइजेशन। व्हाट इज ग्रे हेपेटाइजेशन? जिसके अंदर जो स्कार टिश्यू है, फिब्रिन है, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक्सुडेट की फॉर्म में। एंड लास्ट वन इज द रिजोल्यूशन स्टेट। व्हाट इज रिजोल्यूशन स्टेट? जिसके अंदर जब निमोनिया है वो पूरा रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब वो अच्छे से क्योर हो जाएगा, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन फर्दर। सो ये सारी क्या थी? स्टेजेस ऑफ द निमोनिया। नेक्स्ट वन इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू द निमोनिया। सो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वहां पे शो होंगे? फीवर रहेगा, क्यों? बिकॉज देयर इज द बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन। चिल्स रहेगा, मैलस हो सकता है, देन उसको चेस्ट, प्लूराइटिक चेस्ट पेन वहां पे हो सकता है। ब्रीदिंग जो साउंड्स है वो बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड हो सकती है इन द अफेक्टेड लंग्स। मैंने आपको बताया था लोबर निमोनिया होता है, तो जो अफेक्टेड लंग है वहां पे वो चीज हो सकती है। और क्या क्या चीजें वहां पे हो सकती है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, टेकिपनिया। टेकिपनिया मतलब जो उसका ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सारे क्या हैं? साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द निमोनिया। और वहां पे फटीग, मसल एक, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट वन इज द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन रिलेटेड टू निमोनिया। सो सबसे पहले वहां पे हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन। सो जब भी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे सो हमने उससे क्या पूछने हैं? रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू निमोनिया। निमोनिया के रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? स्मोकिंग, ओवर पॉल्यूशन में जाने से, उसको हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस की कंडीशन है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन करता है। सो ये सारी हिस्ट्री हमने लेनी है पेशेंट से। नेक्स्ट वन इज द फिजिकल एग्जामिनेशन। सो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम इंस्पेक्शन के थ्रू, पाल्पेशन के थ्रू क्या क्या चीजें हम वहां पे देख सकते हैं? इंस्पेक्शन में हम उसका साइनोसिस दे सकते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। और ऑस्कल्टेशन में हम ब्रीदिंग साउंड सुन सकते हैं, जो कि क्रैकल साउंड वहां पे प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट वन वहां पे कर सकते हैं चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या होगा? जो आपका मीडियस स्टर्नम है वो शिफ्ट आपको दिख सकता है, क्योंकि ओवर बहुत ज्यादा फ्लूइड वहां पे एक्यूमुलेट हो गया है। और वहां पे फर्दर अगेन इमेजेस देखने के लिए आप सीटी स्कैन भी कर सकते हो, कंप्यूटर टोमोग्राफी। लास्ट वन इज द नर्सिंग मैनेजमेंट, और जो ट्रीटमेंट है निमोनिया के लिए वो क्या क्या करते हैं? सो फर्स्ट वन आता है डोंट स्मोक, बिकॉज स्मोकिंग क्या है? टॉप लेवल में आता है पॉजिटिव फैक्टर के लिए। सो डोंट स्मोक। सेकंड वन इज द प्रैक्टिस गुड हाइजीन। हाइजीन में क्या क्या चीजें आएंगी? मेनली रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वहां पे यूज करना है मास्क। जितना भी स्टरलाइजेशन मास्क है वो वहां पे यूज करना है। थर्ड वन इज द रेस्ट। रेस्ट में रहना है, ओवर क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है। सर्जिकल मास्क वियर करना है। एप्रोप्रिएट जितनी भी मेडिसिन दी है, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी फंगल जो दी है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, वो अच्छे से लेनी है। एंड द लास्ट वन इज द
न्यूमोकोकल वैक्सीन। सो जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो 2 टाइप से दी जाती है। जो बच्चों में है दैट इज द न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो मेनली 2 ईयर से लेस वाले जितने भी चिल्ड्रन है उनको दी जाती है। एंड सेकंड वन इज द न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, जो कि मेनली अडल्ट को दी जाती है। नेक्स्ट वन इज द नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू द निमोनिया। सो सबसे पहले क्या रहेगा वहां पे, अनीमिया रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन। सेकंड वन इज द सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। Third one is the impaired nutritional status less than body requirement related to the disease condition. Next one is the ineffective airway clearance related to the obstruction. Next one, impaired gaseous exchange related to decrease the process. And the last one is the anxiety related to disease condition. So guys, this is all about the pneumonia. Next disease condition हम पढ़ने जा रहे हैं pneumothorax. Pneumothorax, it is the presence of air in the pleural space. What is pleural space? It is the space between the pleural cavity. Next one is the classification related to pneumothorax. So it may be spontaneous, traumatic or iatrogenic. Spontaneous further have 2 types, primary and the secondary. Primary किसको हम बोल सकते हैं, is there is no evidence of any disease condition related to the lungs. And second one is the secondary. Secondary it means वहां पे उस पेशेंट को ऑलरेडी कोई लंग्स डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल एस्थमा, COPD, ट्यूबरोक्लोसिस. नेक्स्ट वन इज द iatrogenic. Iatrogenic related to any unsterile procedure. It means at the time of procedure उसको गलती से वहां पे क्या हो गया है, इंजरी हो गई और जो एयर है आउटसाइड की वो आपके प्लूरल स्पेस में चली गई है. थर्ड वन इज द एनी ट्रोमा. किसी ट्रोमा लाइक रिफ्रैक्चर अगर उसको हो रहा है तो उस टाइम पे भी एयर फिल्ड हो सकती है pleural space में. Next one is the types of the pneumothorax. So there are mainly 3 types of pneumothorax. First one is the closed spontaneous pneumothorax. So what is closed pneumothorax? इसमें इसके अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द एयरवे एंड द प्लूरल स्पेस, जिसके अंदर जो मीन प्लूरल प्रेशर है दैट इज रिमेन अनचेंज और नेगेटिव. सेकेंड वन इज द ओपन टाइप. ओपन टाइप में क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन द प्लूरा एंड द ब्रोंकस, और जिसके अंदर जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो इज इक्वल टू रहता है एटमोस्फेरिक प्रेशर के. थर्ड वन इज द टेंशन न्यूमोथोरैक्स. टेंशन न्यूमोथोरैक्स इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ द न्यूमोथोरैक्स, जिसके अंदर क्या है, कम्युनिकेशन बन जाता है एयरवे के अंदर एंड ब्रोंकस के अंदर, और जिसमें जो प्लूरल जो मीन प्लूरल जो प्रेशर है दैट इज इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. सो ये सारे क्या थे, टाइप्स ऑफ द न्यूमोथोरैक्स. The clinical manifestation related to pneumothorax. So सबसे पहले वहां पे क्या होगा, sudden onset unilateral pleuritic chest pain. कैसे रहेगी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एयर ऑक्युपाई कर लिए है. सेकंड वन इज द ब्रीथलेसनेस, वहां पे बिल्कुल ही ब्रीदिंग नहीं होगी. नेक्स्ट वन इज द साइनोसिस, जो कि आप जनरल एग्जामिनेशन के थ्रू पता कर सकते हो. रैपिड थ्रेडी पल्स, जो पल्स है वो बहुत ही ज्यादा रैपिड होगी, इट मींस टैकीकार्डिया वहां पे प्रेजेंट रहेगा. नेक्स्ट वन इज द साइन ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेटरी ओवरलोड. ओवरलोड वहां पे हो सकता है. इंस्पेक्शन और पाल्पेशन में वहां पे क्या क्या चीजें दिखेगी, फर्स्ट वन इज द डिस्निया, असेसरी मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन. जो रेस्पिरेशन की एसेसरी मसल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्रामेटिक मसल. शिफ्ट ऑफ द ट्रैकिया, जो ट्रैकिया एक साइड को शिफ्ट हो सकता है, एंड ऑल्सो द मीडिया स्टर्नम. मीडिया स्टर्नम क्या है, जहां पे जो हार्ट है उसने ऑक्युपाई किया है स्पेस, वो क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एयर फील्ड होगी और उसने उसको धकेल दिया है आगे को. नेक्स्ट वन इज द फुलनेस ऑफ द चेस्ट एंड डिमिनिश्ड चेस्ट मूवमेंट. नेक्स्ट वहां पे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जो ब्रीदिंग साउंड है वो बहुत ही ज्यादा डिमिनिश्ड हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है इन द चेस्ट एक्सपेंशन, और वहां पे जो ब्रीदिंग साउंड है वो बहुत ज्यादा क्रैकल्स वहां पे सुनाई दे सकती है. स्पूटम बहुत ज्यादा हो सकता है. हाइपर रेजोनेंस एंड अफेक्ट ऑफ द न्यूमोथोरैक्स एंड राइट साइडेड न्यूमोथोरैक्स में बहुत ही ज्यादा डलनेस वहां पे फील होगी, एंड ऑल्सो देयर इज द डिमिनिश्ड वोकल म्यूकोजा. सो ये सारे क्या थे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू द न्यूमोथोरैक्स. नेक्स्ट वन आते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, और हम इसको बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन. सो सबसे पहले वहां पे चेस्ट एक्सरे करेंगे. चेस्ट एक्सरे में आपको एक तो ट्रेकिया शिफ्ट मिलेगा, नेक्स्ट वन इज द मीडिया स्टर्नम शिफ्ट वहां पे दिखाई देगा, एंड
जहां जहां जिस जिस स्पेस में, प्लूरल स्पेस में जहां पे एयर फिल होगी, वो भी वहां पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा इन द चेस्ट एक्सरे। और क्या कर सकते हो, एबीजी एनालिसिस कर सकते हैं। एबीजी एनालिसिस आर्टियल ब्लड गैसेस, तो उसके अंदर आप क्या डिटेक्ट करोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज ना हो जाए। और वहां पे कर सकते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन इज द कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसके अंदर आप क्लियर इमेज आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट ऑफ द नीमोथोरेक्स। तो नीमोथोरेक्स की जो ट्रीटमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, परक्यूटेनियस चेस्ट ड्रेनेज करते हैं वहां पे। और अगर वहां पे परक्यूटेनियस जो चेस्ट ड्रेनेज है अगर वो सक्सेस नहीं हो पाती तो वहां पे इंट्रोकॉस्टल चेस्ट ड्रेनेज करते हैं। इंट्रोकॉस्टल चेस्ट ड्रेनेज जो है वो मेनली की जाती है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। और अगर ये भी फेल हो रही है और अगर वहां पे टेंशन नीमोथोरेक्स अगर प्रेजेंट है, सो दैट केस में हम उसको इमरजेंसी नीडल एस्पिरेशन करते हैं। नीडल एस्पिरेशन सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में की जाती है। और अगर ये भी सर्जरी फेल हो रही है तो उस केस में हम करते हैं प्लूरोडेसिस। व्हाट इज प्लूरोडेसिस? जिसके अंदर हम एक एंजाइम फिल्ड करते हैं, इंस्टिल करते हैं, जिसके थ्रू जितना भी वहां पे फ्लूइड है, एक्सेसिव फ्लूइड जो हो रहा है वो कम होने के चांसेस होते हैं। सो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है मैं बहुत सारी वीडियो लेके आती हूँ। सो मैंने स्टार्ट किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि कंप्लीट होने वाला है, बट उसकी एक दो डिजीज कंडीशन रह जाती हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको बोल रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी कुछ नॉलेज और एजुकेशन पा सकें। सो स्टार्ट करते हैं। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? एक लंग्स का डिसऑर्डर है जिसमें मेनली क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पल्मोनरी आर्टरी। कैसे? ड्यू टू एनी थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बोलिज्म? थ्रोम्बस एक ब्लड का क्लॉट है जो क्या करता है, आर्टरी में एक जगह पे ही स्टक रह जाता है, जबकि जो एम्बोलिज्म है या एम्बोलस है वो क्या करता है, पूरे सर्कुलेशन में मूव करता है। मतलब एक आर्टरी में है तो वो अनदर आर्टरी में जाएगा, फिर वो पूरी ब्लड स्ट्रीम में ब्लॉकेज कॉज करेगा। सो ये डिफरेंस है थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म का। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगा, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें कोई भी थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म का ओरिजिनेट होके वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा, जिसके थ्रू वहां पे क्या हो सकता है, जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है या फिर जो राइट हार्ट फेलियर है वो वहां पे कॉज हो सकता है। नेक्स्ट कॉजेज रहेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। सो सबसे पहले वहां पे थ्रोम्बस की वजह से हो सकता है, कोई एम्बोलाई है उसकी वजह से हो सकता है, अदर डिजीज कंडीशन फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर है, कोई ट्रोमा हुआ है। बिकॉज ट्रोमा में आपको पता है अगर जो पेशेंट है वो बिल्कुल इमोबिलाइज हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया है, सो बिल्कुल अपनी मूवमेंट नहीं कर पाता, जिसके थ्रू जो उनका ब्लड है वो बिल्कुल स्टेसिस हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा, और जिसकी वजह से कोई भी क्लॉट वहां से टूट के आगे सर्कुलेट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज एनी सर्जरी। सर्जरी के बाद भी सेम कंडीशन है। फॉर एग्जांपल आप पोस्ट ऑपरेटिव कोई भी सर्जरी आप बोल सकते हो। हाइपरकोगुलियोपैथी, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरकोगुलियोपैथी? इट मीन जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। सो ऑब्वियसली क्लॉट अगर इकट्ठे हो रहे हैं सो वो क्या करेंगे, टूट के किसी भी आर्टरी में सर्कुलेट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी क्या रहता है, हाइपरकोगुलियोपैथी वहां पे रहती है। ओल्डर एज या फिर आप बोल सकते हो मोर देन 50 ईयर ऑफ एज ग्रुप को मेनली देखने को मिल सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्यों? बिकॉज वो ज़्यादा चल नहीं सकते, ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, एक डिपेंडेंट पोजीशन में वो रहेंगे। सो इन सभी कंडीशनों की वजह से हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी फॉर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर जो थ्रोम्बस है वो कंप्लीट क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा पल्मोनरी आर्टरी में, जिसके थ्रू क्या है, जो एल्यूवोलर जो डेड स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने की वजह से वहां पे जो ब्लड फ्लो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, इंपेयर्ड हो जाएगा, क्या, गैसियस एक्सचेंज, एंड ऑल्सो जितना भी वहां पे ब्लड सर्कुलेशन है वो अदर ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच सकता, और वो लास्ट में कॉज कर सकता है शॉक की कंडीशन को। बिकॉज जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, आप सबको पता है पल्मोनरी
आर्टरी में अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। राइट साइड जो हार्ट फेलियर है वो कॉज हो सकता है, शॉक की कंडीशन आ सकती है और जिसकी वजह से क्या है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। दैट्स वाई जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसको एक मेडिकल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। अगर इसको 4 to 5 आवर्स में ट्रीट नहीं किया गया सो पेशेंट की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द व्हाट आर द अदर रिस्क फैक्टर फॉर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो रिस्क फैक्टर में क्या है, कोई इमोबिलाइजेशन कोई पेशेंट है, इमोबिलाइजेशन, ओबेसिटी का पेशेंट है, प्रेगनेंसी का कोई पेशेंट है, वेनस स्टेसिस की जो उसका ब्लड फ्लो है वो बिल्कुल स्टॉप हो गया है, उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ द सिटिंग, जैसे हम कोई ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, कोई सर्जरी हुई है, सो क्या है जो पेशेंट है या कोई पर्सन है वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, जिसके थ्रू जो उसका ब्लड है वो बिल्कुल स्टेसिस की कंडीशन में आ सकता है, जिसके थ्रू कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन वहाँ पे हो सकती है। वेरिकोज वेन और डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस मेजर कॉज माना जाता है किसका, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। अदर जो वेनस जो उसके डिजीज कंडीशन है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटस है या फिर कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये सारे क्या कॉज कर सकते हैं वहां पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन को। नेक्स्ट वन इज द मेन साइन एंड सिम्टम फॉर द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो डिस्निया इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइन ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डिस्निया इट मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्यों होगा, बिकॉज मैंने आपको बताया था जो एलिवोलर जो डेड स्पेस है वो इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। सेकेंड वन टैकीपनिया मतलब वेरी रैपिड रेस्पिरेटरी रेट उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको डिफिकल्टी हो रही है तो ऑब्वियसली जो उसके लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन मतलब बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से टैकीपीनिया वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। मोस्ट फ्रीक्वेंट साइन आप बोल सकते हो टैकीपीनिया को। अदर जो डिस्निया है वो डिपेंड करता है कि जो एम्बोलिज्म का साइज है वो कितना है, साइज मीडियम है, बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा सीवियर साइज हो गया है, सो उसकी वजह से हम साइन एंड सिम्टम उसके देख सकते हैं। चेस्ट पेन इज द कॉमन एंड यूजुअली सडन एंड प्लूराइटिक। चेस्ट पेन वहाँ पे श्योरिटी है कि वहाँ पे दिखेगी ही दिखेगी। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जैसे एंजाइना पेक्टोरिस है, एंजाइना की पेन है, वैसी जैसी पेन उसको वहाँ पे देखने को मिलेगी। अदर सिम्टम में वहाँ पे एंजाइटी होगा, फीवर होगा, टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, अप्रीहेंशन, कफ होगा, डाइफोरेसिस मतलब बहुत ज़्यादा उसको क्या होगा, पसीना आएगा, प्रस्पिरेशन होगी, हीमोपेटाइसिस हो सकता है एंड सिनकोप, वहाँ पे उसको चक्कर आ सकता है एंड ऑल्सो देयर इज द शॉक की कंडीशन वहाँ पे अराइज हो सकती है। सो ये सारे क्या थे, साइन एंड सिम्टम ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट वन इज द असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और डायग्नोस्टिक में हम क्या कर सकते हैं, वेंटिलेशन, परफ्यूजन, स्कैन कर सकते हैं। पल्मोनरी एंजियोग्राफी इट मीन्स जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको हम क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। चेस्ट एक्सरे, ईसीजी क्यों, बिकॉज मैंने आपको बताया कि अगर वहाँ पे क्या है, जो राइट हार्ट फेलियर अगर हो गया है सो आपकी जो ईसीजी है वो बिल्कुल ही वहाँ पे डिफरेंट दिखाई देगी। पेरिफेरल वैस्कुलर स्टडी हम कर सकते हैं, डी डाइमर टेस्ट भी हम कर सकते हैं। डी डाइमर टेस्ट हम क्यों करेंगे, बिकॉज मैंने आपको एक पॉजिटिव फैक्टर बताया था क्या, डीवीटी। सो डीवीटी के केस में जो डी डाइमर जो प्रोटीन है, फ्रेगमेंट है, वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाते हैं उस केस में। सो हमें डी डाइमर के वजह से हम पता कर सकते हैं कि क्या इसका कॉज है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी एंड ऑल्सो द वेनोग्राफी हम वहाँ पे कर सकते हैं। वेनोग्राफी मीन्स विजुअलाइजेशन ऑफ द वेन एंड अल्ट्रासोनोग्राफी की जितनी भी आर्टरीज है, लंग्स हैं, उनको हम विजुअलाइज करेंगे। नेक्स्ट वन इज द what are the main preventive measures that are used for the pulmonary embolism. So prevention is better than cure, you all know that. So prevention आप कैसे कर सकते हो, मैंने आपको बताया immobilization. So immobilization को क्या करेंगे, कम करेंगे, reduce करेंगे, stop करेंगे। कैसे, लेग एक्सरसाइजेस के लिए बोलेंगे
इंटरमीडिएट न्यूमेटिक जो लेग कंप्रेशन डिवाइसेस है, जैसे डीवीटी पंप जो है उसमें हम कंप्रेशन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, एक हम कंप्रेशन जो कफ होता है वो हम अप्लाई कर देते हैं लेग्स के ऊपर, सो जिसके थ्रू क्या है आपकी लेग्स की जो आर्टरी वेन्स हैं वो जल्दी जल्दी आपकी सर्कुलेशन में हेल्प करती है। सो उसकी वजह से आपका कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं हो सकता। और वहाँ पे इलास्टिक कंप्रेशन जो स्टॉकिंग है वो यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल में आप क्या क्या चीज़ें देंगे, एंटी कोगुलेंट थेरेपी, सेकेंड वन इज द थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, एंड वहाँ पे आप कर सकते हो सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो एंटी कोगुलेंट थेरेपी है उसमें हम मेनली देते हैं हेपेरिन और वारफेरिन, जो कि क्या करते हैं, जो आपका क्लॉट फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। सेकेंड वन इज द थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में जो मेन ड्रग रहती है दैट इज द यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये सारी क्या है थ्रोम्बोलाइटिक। लाइटिक मतलब उसको जो थ्रोम्बस है उसको तोड़ना, मतलब वो स्टॉप नहीं कर सकता बट उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा तो वो डिजॉल्व होके वो सर्कुलेशन में वो डिजॉल्व हो जाएंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम वहाँ पे करते हैं पल्मनरी एम्बोलेक्टमी। इट मीन जो एम्बोलिज्म है, जो एम्बोलस जो वहाँ पे क्रिएट हो गया है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सेकेंड वन वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ट्रांसवीनस कैथेटर एम्बोलेक्टमी। इट मीन्स हम वेन्स के थ्रू एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे और जिसके थ्रू विजुअलाइज करके उसको रिमूव कर देंगे। सो ये सारी क्या थी, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर द पल्मनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट वन इज द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर द पल्मनरी एम्बोलिज्म। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, सबसे पहले मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द पल्मनरी एम्बोलिज्म। सेकेंड, प्रिवेंट द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थर्ड वन, assess the potential for the pulmonary embolism. Managing the oxygen therapy, relieve the anxiety of the patient, monitoring for the any complication, because मैंने complication में आपको बताया था उसकी डेथ हो सकती है, उसको शॉक की कंडीशन हो सकती है। So this is all about the pulmonary embolism. I hope you like my video. Please like, share with your friends and subscribe my channel. खत्म, बाय बाय, खत्म, टाटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो चुका है। मैं इसकी जो कंबाइंड वीडियो है वो भी मैं आपको बता दूंगी और इससे जितने भी रिलेटेड MCQs हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। प्रेस द बेल आइकन।